हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा वीकली द हिंदू रिवीजन क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हमारी इंपॉर्टेंट द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स की। तो आप लोग पूरे हफ्ते द हिंदू के न्यूज़पेपर को मुझसे जानते हैं, समझते हैं सुबह 9 बजे, और हम लोग उसी प्रकार से जिस प्रकार हम लोग रोज़ सुबह न्यूज़ का आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, हम वीक में रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि आप लोग को रिवीजन के मामले में परेशानियां ना हो और इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को प्रॉपर मेरे माध्यम से ही समझ में आ जाए। तो जो लोग रेगुलरली क्लास करते हैं उन लोगों के लिए ये रिवीजन क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर क्लासेस भी लीजिए, साथ में वीक में इसको रिवाइज भी कर लीजिए। दोनों ही जगह पर आपका पूरा मामला बैलेंस हो जाएगा। आइए समझते जानते हैं कि हमारी जो वीकली रिवीजन क्लास है उसके हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और उनसे जुड़ी क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला जो हम लोग का आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें यहाँ पर कवर करना है, उस मामले में हमारा पहला आर्टिकल का कहना है कि कॉन्सेंशुअल सेक्स बिटवीन एडोलेसेंट्स अगेज्ड 16 to 18 मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज अब्यूज। तो देखिए भाई, फिलहाल जो मामला है वो यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आया है कि भाई जो 16 से 18 वर्ष की उम्र के लोग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर वो सहमति से संबंध बनाते हैं तो इस दौरान उनको अपराध ना समझा जाए और अब्यूज की तरह से उसको ट्रीट ना किया जाए। ऐसा ना हो कि आप उसको अब्यूज के रूप में स्वीकार करें। तो सहमति से अगर संबंध है तो उनको आप अब्यूज ना समझें, लेकिन दुर्व्यवहार के रूप में आप उनको ना ट्रीट करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर क्या करना, क्यों करना और ये मामला चल क्यों रहा है हमारे देश में, इस मामले को समझते हैं। तो देखिए दरअसल फिलहाल जो मामला उठा है उसके पीछे का रीजन है एक न्याय मित्र और सीनियर एडवोकेट जिनका नाम है इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही कि देखिए 16 से 18 उम्र के जो बच्चे हैं, दरअसल इनका जो रिलेशनशिप होता है, पहली बात तो सहमति से होता है। सहमति से होने के साथ साथ जो हम देखते हैं खास चलन चल रहा है वो है रोमांटिक रिलेशंस का। तो इनका जो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं, जिस प्रकार से ये लोग सहमति से संबंध बनाते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इनके रोमांटिक रिलेशंस की वजह से होता है। तो इनको अपराध के रूप में स्वीकार ना किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं ये खुद भी इसको अपराध के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ये इनकी अपनी सहमति से होता है, तो ये खुद का डिसीजन मानते हैं इस बात को। यहाँ पर ये अपराध के रूप में ट्रीट नहीं करते और ना ही इसमें कोई भी पक्ष पीड़ित होता है। तो कानून इस पूरे मामले को अपराध क्यों मानता है? और यहाँ जो पूरी कहानी इंदिरा जयसिंह ने प्रस्तुत की थी, वो प्रस्तुत की थी दरअसल एक पिटीशन की वजह से। 2012 में एक पिटीशन लगाई गई थी और पिटीशन थी निपुण सक्सेना की। दरअसल निपुण सक्सेना ने पिटीशन लगाई थी पॉक्सो की वजह से। हमारे देश में पॉक्सो कानून आया था और पॉक्सो कानून आने के बाद हमारे देश में जो एज थी ना, वो कंसेंट की 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि 18 वर्ष की उम्र डिसाइड कर दी गई सहमति से संबंध बनाने की। इस दौरान पॉक्सो कानून में यह कहा गया कि 18 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सहमति से संबंध बनाता है या फिर वो बिना सहमति के संबंध बनाता है, उन दोनों ही स्थितियों में उसे यहाँ पर एक जुर्म माना जाएगा। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अब जिसके ऊपर भी आरोप लगेगा, जो भी दूसरा पक्ष होगा, जो मैच्योर पक्ष होगा, उसको यहाँ पर एक प्रकार से अपराधी ही स्वीकारा जाएगा और उसको फिर बाद में सजा दी जाएगी। यहाँ पर ये कानून के तहत आया। तो 2012 में ही निपुण सक्सेना ने पिटीशन लगा के ये मांग की थी कोर्ट से कि देखिए, पहली बात तो सरकार ने एज ऑफ कंसेंट बढ़ा दी है। अब इस कानून के आने से पहले हमारे देश में एज ऑफ कंसेंट 16 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने एज ऑफ कंसेंट को 18 वर्ष कर दिया और इसको लेकर के कोई प्रॉपर रीजन इन्होंने नहीं दिया कि क्या पीछे का तर्क है। और हमारे देश में काफी लंबे समय से, ये समझ लीजिए कि 1940 से 2012 तक हमारे देश के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट थी वो 16 वर्ष ही बरकरार रही। अब इस दौरान का ये कहना था कि रीजन भी नहीं है। और दरअसल जो एज है 16, ये 16 एज होती है एक प्रकार की यूनिवर्सल एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि 16 वर्ष एक ऐसी उम्र होती है जिसके आसपास आकर के लोग सेक्सुअली भी मैच्योर हो जाते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को समझने लग जाते हैं। तो जब लोग इन चीज़ों को समझते हैं, सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाते हैं, तो कानून इन चीज़ों को अपराध क्यों मानता है और क्यों चाहता है कि भाई 16 से 18 वर्ष के बीच में लोग संबंध ना बनाएं, संबंध 18 वर्ष की उम्र के बाद ही बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारे को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि 16 से 18 वर्ष की उम्र जो है उनको हम लोग दुर्व्यवहार की कैटेगरी में रूप में स्वीकार ना करें, और अगर संबंध सहमति से बनाए गए हैं तो इनको हम लोग अपराध ना माने और किसी को भी सजा देने के लिए कोई मुकदमा या कार्यवाही ना करें। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मामले भी आए हैं जहाँ पर लोगों ने संबंध बनाए हैं, बाद में एक को यहाँ पर पीड़ित माना गया, एक को आरोपी माना गया। जब मुकदमा चला तो फिर किसी प्रकार की बयानबाजी नहीं हुई। जो पीड़ित पक्ष था वो साफ कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा इंटरेस्ट था, मैंने अपनी सहमति से संबंध बनाए हैं, जबरदस्ती नहीं हुई है। उस दौरान कानून की कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ये बात केवल पॉक्सो तक ही सीमित ना रखी जाए, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को
हमारे देश के अंदर सेक्शन 375 आईपीसी के तहत भी ट्रीट किया जाए, और आईपीसी का सेक्शन 375 जो रेप से जुड़ा हुआ है वहां पर भी इसको अब समझा जाए और चीजें ठीक की जाए। इसके साथ साथ जो हमारे देश का नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता के भी सेक्शन 63 के तहत जो रेप का प्रावधान वाला मामला है वहां पर अब इन चीजों को समझा जाए, और 16 से 18 वर्ष के बीच में जो भी लोग सहमति से संबंध बना रहे हैं उसे बस अपराध मुक्त कर दिया जाए। हालांकि इस दौरान इन्होंने पिटीशन लगा के ये भी कहा है कि हम देश में ये मांग नहीं कर रहे हैं कि आप सहमति से संबंध बनाने की उम्र को 18 से घटा के 16 कर दीजिए। हम आपसे ये समझा रहे हैं कि आप देखिए जो 16 से 18 के बीच के संबंध है इसको आप अपराध की श्रेणी में शामिल मत कीजिए, इसको अपराध मत मानिए, यानी कि जिसने मनाए उसका भी ठीक, जिसने नहीं संबंध स्थापित किया उसका भी ठीक। लेकिन यहाँ पर 16 से 18 के बीच में अगर वो संबंध बना लेता तो उसका जीवन काफी लंबे समय तक न्यायिक चीजों में फंस जाता है, वो न्यायिक गतिविधियों में ही फंसा रह पाता और बाकी चीजों को वो नहीं कर पाता। तो इस पूरे मामले को अपराध मुक्त करवाना चाहते हैं हम। बाकी आगे का निर्णय जो है वो कोर्ट को खुद लेना है, और जो एज बढ़ाई भी गई थी वो भी अपने आप में किसी प्रॉपर रीजन से नहीं बढ़ाई गई थी, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया गया था, और 80 साल लगभग तक हमारे देश में जो एज ऑफ कंसेंट थी वो 16 वर्ष ही चल रही थी। तो 16 वर्ष की एज जो है सबका ये मानना है कि ये ठीक एज है, और 16 के बाद अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाना चाहता तो यूनिवर्सल एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है, इसलिए बना सकते हैं। ये यहाँ पर इनका तर्क दिया गया था। तो ये सारी बातें निकल के तो आई हैं। हालांकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी आया है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं जो दर्ज तो पॉक्सो के तहत हुए हैं लेकिन संबंध सहमति से बना गए थे, और जब कभी भी पीड़ित पक्ष को बोला गया था जवाब देने के लिए, बयान देने के लिए, अपनी बातें प्रस्तुत करने के लिए, तो उसने आरोपी पक्ष के खिलाफ गवाही नहीं दी। आरोपी पक्ष के खिलाफ गवाही देने की जगह उसने खुद यह स्वीकार किया कि संबंध सहमति से थे, इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या फिर शोषणकारी मामला नहीं था। तो इस मामले को समझते हुए ये पिटीशंस पहुंची हैं। निपुण सक्सेना की पिटीशन भी इस प्रकार ही है, और साथ साथ हम देखते हैं कि इंदिरा जयसिंह ने जो बातें रखी हैं फिलहाल वो भी इसी प्रकार से ही प्रस्तुत की हैं। तो इंपॉर्टेंट है मामला अपने आप में। बाकी आप लोग का क्या कहना है, व्हाट शुड बी द एज ऑफ कंसेंट इन आवर कंट्री? 16 वर्ष को स्वीकार किया जाना चाहिए सहमति की उम्र के रूप में, या फिर 18 वर्ष को स्वीकारा जाना चाहिए? ये बात इंपॉर्टेंट है और खास है। ठीक है, इस बात को समझने के बाद हम ये भी समझते हैं कि भारत में एज ऑफ कंसेंट का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए, भारत में एज ऑफ कंसेंट हम लोगों ने 18 वर्ष 2012 में स्वीकार की, लेकिन 2012 से पहले एक लंबा इतिहास रहा है। दरअसल पहली बार एज ऑफ कंसेंट का मामला, यानी कि सहमति से संबंध बनाने का जो मामला था, वो हम लोगों ने देखा कि 10 वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया था, और ये सबसे पहले हुआ था भारतीय दंड संहिता 1860 में। दरअसल इस दौरान हमारे देश में एक बड़ा चलन था बाल विवाह का। तो बाल विवाह के मामले में बहुत सारे बच्चियों की मृत्यु हुआ जाया करती थी, बहुत दिक्कत वगैरह रहा करती थी बाल विवाह की वजह से बच्चियों को। तो इस दौरान सबके मन में ये आया कि भाई देखो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप चीजों को ना समझे, आप बच्चों में और आप यौवन में अंतर ना कर पाए। तो एक ऐसी उम्र होना चाहिए जिस उम्र के बाद ही संबंधों को स्थापित किया जाना ठीक है, ये सबको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्वीकारा गया 10 वर्ष की उम्र ठीक है इस मामले में। फिर बाद में जो चीजें दिक्कतों में थी, फिर उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि एक और कानून आया 1891 में, जिसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट के रूप में ही जाना जाता है। इसमें कहा गया कि नहीं, 10 वर्ष ठीक नहीं है, 12 वर्ष ठीक है, 12 वर्ष स्वीकारी जानी चाहिए। हालांकि 12 वर्ष पे भी सहमति नहीं बनी, तो फिर 14 वर्ष स्वीकारी गई 1925 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके। और इसी समय हमारे देश में शारदा कानून भी आया था, तो शारदा के तहत भी जो शादी की उम्र थी वो 14 वर्ष स्वीकार की गई थी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं 14 वर्ष पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, तो 16 वर्ष स्वीकार की गई भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके 1940 में। तो 1940 से 16 वर्ष की एज चल रही थी हमारे देश में, जिसको बदला गया 2012 में पॉक्सो के माध्यम से, और 18 वर्ष कर दी गई संबंध बनाने की उम्र सहमति से। अगर आप सहमति से या बिना सहमति के संबंध इससे कम उम्र में बनाते हैं तो फिर वो अपराध के तहत ही कंसीडर किया जाता है। और इसी बात को रिपीट किया गया 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम में, जिसे बनाया गया था हमारे देश में नई दिल्ली में हुए निर्भया मामले के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बात जो थी वो 18 वर्ष के रूप में स्वीकारी गई थी। तो ये पूरी की पूरी खास स्थिति फिलहाल हमारे देश में चल रही है। सारी बातें क्लियर हैं। चलिए इसी के बाद बढ़ जाते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल, जिसका कहना है स्टेट कांट सीक डेलिमिटेशन क्लेमिंग पैरिटी विद J&K सुप्रीम कोर्ट। टाइटल का ये कहना है कि भाई अब जम्मू कश्मीर के साथ तुलना करते हुए अपने लिए डेलिमिटेशन की, यानी कि परिसीमन की मांग नहीं कर सकते हैं। ये मामला क्यों आया और क्या थी इसके पीछे की वजह, आइए इसकी भी पूरी पूरी कहानी समझते हैं। अब दरअसल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास में एक पिटीशन पहुंची, और पिटीशन पहुंचाई गई एक व्यक्ति के द्वारा। एक प्रोफेसर साहब है जिनका नाम है के पुरुषोत्तम रेड्डी। के पुरुषोत्तम रेड्डी ने दरअसल जम्मू कश्मीर का मामला लिया। अब ऐसा क्या हुआ, तो देखिए जम्मू कश्मीर दरअसल हमारे देश का एक ना विशेष राज्य हुआ करता था। इसके पास एक दर्जा था जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल स्टेटस था, के पास में स्पेशल स्टेट का।
अभी हमारे देश का विशेष राज्य था बहुत सारे मामलों में, लेकिन क्या हुआ कि हमारी सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी और 2019 में हमारी सरकार लेकर के आई जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लाने के बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति को चेंज किया गया। जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट हुआ करता था, यहाँ से दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए गए और एक यूनियन टेरिटरी को नाम दिया गया जम्मू कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरिटरी को नाम दिया गया लद्दाख। अब इस तरह से हमारे देश के अंदर दो अलग अलग हम देखते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर यूटी आ गए ने, है ना। अब जब हमारे देश में दो इस तरह के यूटी आ गए तो यूटीज के आने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब स्थिति जो थी वो हमारे देश के अंदर वो बदल गई। यानी कि भाई दो अलग अलग यूटी आ गए, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी खत्म कर दिया गया। अब ये स्पेशल नहीं था किसी भी मामले के अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये स्पेशल ही नहीं रहा, और स्पेशल नहीं रहने के साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि वहीं दूसरी स्थिति जो है वो दो यूटी में चेंज हो गई है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों के मामले में हम चीजें जो थी वो बदली थी। अब बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि जो हमारे देश का लद्दाख है उसके पास तो अपनी कोई भी विधानसभा है ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं है। विधानसभा कहाँ है? वो विधानसभा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के पास में है। अब क्या हुआ था कि जिस समय जम्मू कश्मीर को एक यूटी के रूप में स्थापित किया गया, पहले एक राज्य था, बाद में यूटी बना दिया गया, ऊपर से लद्दाख को अलग भी कर दिया गया, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों के लिए परिसीमन किया गया और सीटों को एक प्रकार से दोबारा से परिभाषित किया गया, री इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब सीटों को दोबारा परिभाषित किया गया तो क्यों किया गया? क्योंकि आपने ये सारे के सारे काम किए थे। अब दरअसल पिटीशन लगाई गई जिस समय सुप्रीम कोर्ट में, तो पिटीशन लगा के कहा गया कि देखिए हमारे साथ भेदभाव हुआ है। हमारे साथ मतलब दरअसल हमारे देश में ये काम तो पहले भी हुआ था, और जब ये काम पहले हुआ था तो ये काम हमने देखा था कि 2014 में हुआ था, जिस समय आंध्र प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया जिसको नाम दिया गया था तेलंगाना। अब दरअसल प्रोफेसर साहब की पिटीशन का यही मामला था कि जब आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया तो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद तो आपने हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों को पुनर्परिभाषित किया, दोबारा से एक नए रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन ये काम आपने ना तो आंध्र प्रदेश के साथ में किया था और ना ही आपने तेलंगाना के साथ किया था। इस दौरान आपने क्या किया? बस जो संयुक्त तेलंगाना की जो सीटें थी उन्हीं सीटों का डिवीजन कर दिया गया इन दोनों के बीच में, आपने ये वाला काम किया था। केवल इसके आधार पर सीटें बांट दी गई, बांटने के बाद आपने इसी को ही लागू किया, इसी के आधार पर अब चुनाव होते हैं, चाहे तेलंगाना के हो चाहे आंध्र प्रदेश के हो। लोकसभा की सीटें भी ऐसी हैं, राज्य विधानसभा की सीटें भी ऐसी हैं, और अभी तक मामला ऐसी ही है। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ये मांग करते हैं कि आप सरकार को आदेश दो जिससे कि सरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए ही डेलिमिटेशन करेगी और दोनों ही जगहों पर सीटों को दोबारा से परिभाषित करेगी। अब जब ये वाली मांग उठी तो कोर्ट ने भी समझाया प्रोफेसर साहब को बुला के कि देखो भाई, आपको यहाँ पर संविधान का एक अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा और उस अनुच्छेद का नाम है 170। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 170 है। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखिए आर्टिकल 170 जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों में परिसीमन कब होगा? 2026 के बाद में जो जनगणना होगी उसके आधार पर ही परिसीमन कर सकते हैं। यानी कि परिसीमन 2026 के बाद होगा, 2026 तक के लिए स्थिति जो है वो स्थिर है हमारे देश के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक खास टर्म यूज हुई है और वो टर्म है स्टेट। यानी कि जो आर्टिकल 170 है ये केवल और केवल स्टेट के ऊपर लागू होता है, इसमें यूटी की बात नहीं की गई है। अब जब यूटी की बात नहीं की गई है तो यूटी इससे मुक्त है, केवल स्टेट पे ही लागू होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों ही स्टेट है, इसलिए इनके अंदर डेलिमिटेशन नहीं हुआ, सीटों को दोबारा नए रूप में परिभाषित नहीं किया गया और जो सीटें थी वहीं की वहीं बरकरार बना रहा मामला। लेकिन जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यूटी होने का मतलब ये कि आप इसके प्रावधानों से परे हो, इसलिए आपके साथ में तो ये डेलिमिटेशन का मामला कोई भी प्रकार से बाध्यता का होता ही नहीं है। आप में तो कभी भी सीटें बदली जा सकती हो, पुनर्गठन हुआ इसलिए सीटें बदल दी गई, सरकार ने विधानसभा के स्तर पर चेंजेस कर दिए। अब आपको क्या परेशानी है आप ये बताइए। तुमका ये कहना था कि भाई नहीं हमारे साथ भी होना चाहिए, तो मना कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो सकती और ना ही किसी प्रकार से केंद्र सरकार को ऐसा कोई भी आदेश दिया जाएगा। तो ये पूरे के पूरी चीज़ें क्लियर कर दी और उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि कोई भी राज्य जम्मू कश्मीर के आधार पर तुलनात्मक रूप से परिसीमन की मांग नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और आप स्टेट हैं, तो स्टेट और यूटी का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, दोनों की व्यवस्थाएं पूरी तरह से अलग ही अलग हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हमारी अगली न्यूज। फ्रांस विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन एज अ स्टेट इन सितंबर सेज मैक्रो। तो देखिए दरअसल भाई फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एक खास घोषणा की इस हफ्ते, और खास घोषणा करते हुए ये कहा कि भाई मैं तो पैलेस्टीन को मान्यता दूंगा एक राज्य के रूप में, मैं मान्यता देने के लिए तैयार हूं उसको। दरअसल क्या होता है कि जब हम ये देखते हैं कि भाई पैलेस्टीन का मामला उठता है इतिहास में, तो पैलेस्टीन ने अपने इतिहास के मामले में बड़ा ही संघर्ष किया। 1948 के आसपास हम ये देखते हैं कि पैलेस्तीन की कहानी शुरू होती है, लेकिन पैलेस्तीन को जिस समय अलग एक क्षेत्र के रूप में पहचाना जाना शुरू होता है तो पहले अपनी मान्यता के लिए लड़ता है।
मान्यता के लिए लड़ते लड़ते धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1964 में एक संगठन आता है, 1974 में इसको राज्य का दर्जा मिलता है और 1988 के तहत ये पूरी तरह से स्वतंत्र पैलेस्तीन के रूप में स्थापना करता है अपनी खुद की। और उसके बाद इसको बहुत सारे देश मान्यता देना शुरू करते हैं और 1988 में ही भारत ने भी इसको मान्यता दे दी थी। लेकिन 1988 में मान्यता दिए जाने के बावजूद दुनिया के बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि इस समय था कोल्ड वॉर का समय। और कोल्ड वॉर के समय हम ये देखते हैं कि बहुत सारे पक्षों ने इसको मान्यता नहीं दी, बहुत सारे देशों ने मान्यता दी भी। लेकिन इसका इजराइल से संघर्ष चल रहा था और इजराइल से संघर्ष इसका आज भी चल रहा है। अब दरअसल वर्तमान में इजराइल जिस प्रकार से हमले कर रहा है गाजा पट्टी के ऊपर, तो गाजा पट्टी पर किए जाने वाले हमलों की वजह से भाई यहाँ एक बड़ी ही गंभीर स्थिति बन चुकी है। और गंभीर स्थिति इस प्रकार है कि यहाँ लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बड़ी आपदा रखी, एक बड़ी त्रासदी यहाँ पर मचाई जा रही है। और ये सारी की सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन सा देश है? इजराइल देश है। अब दरअसल वैसे तो गाजा और इजराइल चाहें तो भाई समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमास की गतिविधियों की वजह से समझौता नहीं हो रहा और ये युद्ध शुरू भी नहीं होता अगर हमास किसी भी तरह से इजराइल पे हमला नहीं करता। हमला हमास ने किया इजराइल के ऊपर, एक साथ मिसाइलें छोड़ दी, जिसके बाद से फिर ये वॉर लगातार चल रही है और गाजा के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम ये देखते हैं कि फ्रांस की जिस प्रकार की घोषणा है, तो फ्रांस इस घोषणा को करते हुए कह रहा है कि देखिए अभी सितंबर के महीने में हो गया बैठक, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसका अभी भाई सम्मेलन होने वाला है, बैठक होने वाली है उसकी। तो जब बैठक होगी वो सितंबर में होगी, उस सितंबर की बैठक में मैं पैलेस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दूंगा और केवल मान्यता ही नहीं दूंगा बल्कि सारे संबंध स्थापित करूंगा। संबंधों को स्थापित करने के साथ साथ इसको जो भी आवश्यक खाद्य आपूर्ति चाहिए मैं वो भी बहाली करूंगा, ताकि लोगों तक खाना पीना पहुंच सके, वो भुखमरी में ना मरे, वो जीवन जी सके और इस युद्ध का इतना बुरा नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले। एक बड़ा ही भीषण और गंभीर प्रभाव पड़ रहा है सारे के सारे गाजा पट्टी के लोगों पर इस घटना के बाद से। तो वही चीज़ें फिलहाल चर्चाओं में इनका ये भी कहना है कि हम जॉर्डन के साथ में सहयोग करेंगे और जॉर्डन के साथ सहयोग करते हुए हवाई मार्ग से जितने भी लोग गाजा के अंदर हैं उन लोगों तक खाना पहुंचाने का कार्य भी करेंगे, आसमान से खाना फेंककर उन लोगों तक पहुंचाएंगे। इन चीज़ों में भी हम सहयोग करेंगे, क्योंकि स्थल मार्ग से जो भी कार्यवाही हो रही है वो चीज़ें भी सहयोगात्मक नहीं है और दिक्कतें ज़्यादा है और इसराइल लगातार हमले करते हुए लोगों की जान ले रहा है। ये युद्ध कहाँ तक जाएगा वास्तव में नहीं पता। हालांकि पूरी दुनिया लगी पड़ी है कि शांति भी हो जाए, स्थिति कंट्रोल में आ जाए, बट पूरी तरह से मामले पर नियंत्रण नहीं आया। तो इस दौरान हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से कहा गया इमैनुअल मैक्रों को दिया कि फ्रांस मान्यता देगा पैलेस्तीन को राज्य के रूप में, तो ये माना जा रहा था कि भाई 142 देश जो है वो इस घटनाक्रम में जुड़ जाएंगे और 142 देश जुड़ करके चीज़ों को ठीक भी कर लेंगे, है ना। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है पैलेस्तीन का। फ्रांस का मान्यता देना पैलेस्तीन के लिए अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि फ्रांस यूरोप की एक बड़ी महाशक्ति, सबसे बड़ी शक्ति के रूप में फ्रांस को पहचाना जाता है। अब जब फ्रांस ने ये घोषणा की है तो समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया महत्व मिलेगा यूरोप के मामले में पैलेस्तीन को, और दोनों देशों के बीच संबंधों की स्थापना होना धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएगा भी। जैसे कि अभी हम वर्तमान में ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में एक ऑब्जर्वर स्टेट का ही दर्जा है पैलेस्तीन के पास, लेकिन जिस तरह से लगातार देश इसको मान्यता दे रहे हैं, अगर आने वाले समय में कोई प्रस्ताव रखा जाएगा यूनाइटेड नेशंस में तो उस प्रस्ताव के तहत इसको बहुमत मिल जाएगा और उसको यूनाइटेड नेशन में एक पूर्ण राज्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। इसकी भी पूरी संभावना है और दोनों देशों के बीच संबंधों की इस प्रकार से स्थापना भी महत्व को बढ़ाती है, स्थिति को बढ़ाती है। कहानी इनकी ठीक चल रही है। हालांकि जिस प्रकार की ये न्यूज़ थी, अभी एक और न्यूज़ हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही हफ्ते में जब फ्रांस ने अनाउंस किया कि वो पैलेस्तीन को मान्यता देगा, फ्रांस के बाद में यूके ने भी अनाउंस किया कि वो पैलेस्तीन को मान्यता देगा। और कब देगा? उसने कहा कि सितंबर में जो बैठक होने वाली उससे पहले मैं मान्यता दे दूंगा अगर इजराइल युद्ध को समाप्त नहीं करता है और शांति के लिए कदम नहीं बढ़ाता उस कंडीशन में। तो ये बात जो थी, ये वाली बात कही गई थी यूके के द्वारा। ये वाला आर्टिकल भी अभी आएगा तो उस वाले आर्टिकल को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है भाई, ये चोला डिनेस्टी से जुड़ा हुआ है। चोला डिनेस्टी इस हफ्ते काफ़ी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रही। महत्वपूर्ण विषय क्यों रही? क्योंकि दरअसल इस हफ्ते में जयंती थी किसकी? चोल राजा राजेंद्र प्रथम की। तो जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे उनकी इस सप्ताह में जयंती थी। और जयंती वाले दिन क्या मनाया जाता है? आदि थिरुवथरई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है? आदि थिरुवथिरई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो आदि थिरुवथिरई उत्सव है, ये थिरुवथिरई उत्सव मनाया गया था कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब जब ये पूरा का पूरा काम हुआ तमिलनाडु के अंदर, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इन्होंने पहुंचते क्या किया कि राजेंद्र प्रथम और इनके जो पिताजी थे, कौन से थे? राजराजा चोल प्रथम। ठीक है, राजराजा चोल प्रथम। तो इन दोनों के ही बारे में बहुत सारी बातें कही।
बातें कहने के अलावा उन्होंने ये कहा कि भाई तमिलनाडु में दोनों की ही प्रतिमा बनाई जाएगी, तो एक बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाए जाने की बात की। इसके अलावा स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। ठीक है, इस पूरे के पूरे आदि थिरुवथिरई उत्सव की वजह से, इसकी याद में कि भाई ठीक है हम लोगों ने मनाया है इस बार, मतलब जिस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया तो उसके अवसर पर इन्होंने क्या किया कि भाई एक सिक्का भी, मेमोरी कॉइन इन्होंने ये भी यहाँ पर इशू कर दिया। ठीक है, अब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा खास थी। अगर हम चोल वंश को पढ़ते हैं तो चोल वंश के मामले में बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा खास भी हो जाती हैं। जैसे कि हमें ये पता चलता है कि चोल वंश के मामले में सेना का जो स्थिति थी ना, इनका सैन्य मामला जो था वो बहुत अच्छा था, तो सैन्य व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सैन्य व्यवस्था के अलावा हम ये देखते हैं कि भाई इनके पास जो नौसेना थी ना, वो नौसेना भी इनकी बड़ी ही मजबूत अवस्था में थी। इसके अलावा इन्होंने जल प्रबंधन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए कहा जाता है कि इनसे जल प्रबंधन आज भी हमें सीखना चाहिए। इन्होंने पहले से ही जल प्रबंधन के ऊपर काफ़ी अच्छा कार्य किया है। एक अच्छा नगर नियोजन वाला कार्य भी इन्होंने किया था। ठीक है, और इसके अलावा एक खास मामला जो चर्चा में आया था वो था लोकतंत्र वाला, क्योंकि इन्होंने अपने काल में लोकतांत्रिक प्रथाओं को भी बढ़ावा दिया था और इन्होंने स्थानीय स्वशासन के स्तर पर लोकतांत्रिक प्रथाओं के लिए समर्थन दिया था। दरअसल चोल काल के दौरान जो कोई भी स्थानीय स्तर पर चुनाव हुआ करता था, उस दौरान एक खास पद्धति के तहत चुनाव होता था, इसको कहा जाता था कुदावोलाई प्रणाली। कुदावोलाई प्रणाली का सीधा तौर पर अर्थ ये होता है कि भाई चुनाव जो होगा वो लोकतांत्रिक प्रणाली से होगा, और जब कभी भी स्थानीय स्तर पर चुनाव करवाना होता था तो इस दौरान ताड़ के पत्तों पर प्रतिनिधियों का नाम लिख दिया जाता था, उम्मीदवारों का नाम लिख दिया जाता था, और उम्मीदवारों का नाम लिखे जाने के बाद उसको एक कलश में डाल दिया जाता था और एक बच्चा आता था, उसमें से एक पत्ता निकालता था, उस पत्ते पर जिसका भी नाम लिखा हुआ करता था उसको विजयी घोषित कर दिया जाता था। ये वाला काम उस समय हुआ करता था। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे देश की सरकार यानी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चीज़ों को भी सराहा कि भाई देखो किस समय कितनी कितनी खास चीज़ें इस दौरान हुआ करती थी, तो सभी की बातचीत की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था गंगईकोंड चोलपुरम के अंदर। ठीक है, और गंगईकोंड चोलपुरम जो थी वो चोल साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी, महत्वपूर्ण स्थान था इसका। इसके अलावा वृद्धेश्वर मंदिर गए थे प्रधानमंत्री मोदी, तो वृद्धेश्वर मंदिर जो था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है। राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही इसको बनाया भी गया था, तो इसी वजह से चीज़ें जो थी वो पूरी तरह से याद की गई, खासतौर पर डिस्कशन में रही इस दौरान। इसके साथ साथ इस दौरान चोल गंगम नाम की एक नदी भी चर्चा में आई, वृद्धेश्वर मंदिर भी चर्चाओं में आया। ये वो सारी खास बातें हैं, खास विशेषताएं हैं जिनको इस दौरान हम लोग देखते हैं कि चोल काल के दौरान पढ़ी जाती है, समझी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी रहती है चोला से जुड़ी। तो खास घोषणाएं क्या की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अलावा कुदावोलाई प्रणाली क्या थी, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, कुदावोलाई प्रणाली दोबारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा चोल वंश किन किन मामलों में खास था, क्या क्या खास खास विशेषताएं थी, वो सब चीज़ें भी याद रखिएगा। जनरली हिस्ट्री में क्वेश्चन तो बनते ही हैं, बट करंट अफेयर में जब चर्चा होने लग जाती है तो आपका जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 1 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग जाता है वहाँ पर। बात है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी समझते हैं थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, फोकस ऑन इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। तो देखिए दरअसल फिर दोबारा कहानी जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे आ चुकी है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुझे लगता है कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, और लगता है जब जब हम लोग अपना वीकली रिवीजन करते हैं तो हर बार के वीकली रिवीजन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चर्चाओं में आता ही है। तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, अब ये नहीं पढ़ना है कि हाँ कैसे कैसे इन्होंने 24 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था, 24 जून के बाद इन्होंने कहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, 2003 की इलेक्टोरल रोल को आधार बनाया था, कह दिया था जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है 2003 के उनके लिए ठीक बात है, और उन लोगों के लिए ठीक इस मामले में भी है कहानी कि उन्हें कोई भी नया डॉक्यूमेंट नहीं देना, वो केवल इलेक्टोरल रोल के थ्रू ही नए इलेक्टोरल रोल में दर्ज हो सकते हैं, लेकिन जिनका नाम नहीं है 11 डॉक्यूमेंट का सेट दिया गया। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहानी पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं केवल इन 11 डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड पे भी फोकस करना पड़ेगा, उसके थ्रू भी आपको लोगों का एनुमरेशन करना पड़ेगा, उनका नामांकन स्वीकारना पड़ेगा। अब दरअसल इस दौरान विवाद ये चल रहा है कि भाई बड़े स्तर पर लोग बाहर हो सकते हैं, लोगों को प्रक्रिया ठीक नहीं मिल रही है, और 1 अगस्त को जारी किया जाना है ड्राफ्ट रोल भी। ठीक है, तो आज जो डेट है, आज डेट कितनी हो चुकी है, आज डेट हो चुकी है 3 अगस्त, तो 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल आने की बात भी थी, सब चीज़ें तो बहुत चर्चाओं में रही। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने ना ये बात प्रस्तुत की गई कि भाई यहाँ पर दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा। तो अब दरअसल इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये बोला कि देखो भाई आपको इंक्लूजन पर फोकस करना है, एक्सक्लूजन पर फोकस नहीं करना है, यानी कि आपकी जो प्रक्रिया है वो ऐसी होनी चाहिए जो अधिक समावेशन पर कार्य करे। और समावेशन पर कार्य करने के मामले में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको खास तौर पर 2 डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना है, जो है एक तो आधार कार्ड,
और दूसरा है आपका वोटर आईडी। इन्होंने कहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स खास तौर पे इस्तेमाल किए जाने चाहिए और अगर कोई व्यक्ति आधार या फिर वोटर आईडी के माध्यम से भी एप्लीकेशन दर्ज करा रहा है तो उसकी एप्लीकेशन को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ना हो कि भाई आप एक्सक्लूजन पे फोकस करते रह जाएं, एक्सक्लूजन पे फोकस नहीं कर रहा, इंक्लूजन पे फोकस करना और ऐसी प्रथाओं को अपनाना है जिससे कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोगों को शामिल कर सके। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि लगभग 4.5 करोड़ पीपल जो है वो इस एन्यूमरेशन के मामले में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में बिहार के इलेक्टोरल रोल से बाहर हो सकते हैं। बट स्थिति जो है वो भी गंभीर है, उसके बार बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस भी कर रहा है चीज़ों को और सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए कह दिया है कि भाई दिक्कत परेशानी कोई भी नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए कोई व्यक्ति रहे चाहे ना रहे, हमारी प्रणाली इतनी अच्छी है कि किसी को परेशानी नहीं होगी। पूछा गया ऐसा क्यों, इन्होंने कहा कि देखो अभी 1 अगस्त को हम लोग जारी करेंगे ड्राफ्ट रोल। अब 1 अगस्त को जब हम लोग ड्राफ्ट जारी कर देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो जाएगा। 1 अगस्त के बाद ये समझिए कि 1 सितंबर तक 1 महीने की एक्सटेंडेड डेट है जिसमें वो लोग अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं जो लोग ड्राफ्ट रोल में नहीं है। इस दौरान जिनके पास डॉक्यूमेंट है तो वो लोग डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग ERO इलेक्शन रिव्यू ऑफिसर जो है उनके माध्यम से काम आगे चलाएंगे और ERO की जिम्मेदारी है कि वो BLO से बातचीत करे, वो जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे बातचीत करें और माता पिता के थ्रू व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कार्य करें। अधिक से अधिक संख्या में इनके पास भी जिम्मेदारी रहेगी और जो अंतिम इलेक्टोरल रोल है वो जारी किया जाएगा 30 सितंबर को। ये अंतिम स्थिति होगी इलेक्टोरल रोल को जारी किए जाने की। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम इलेक्टोरल रोल में भी छूट जाता है तो हम फिर भी चीज़ों को स्वीकार करेंगे और एप्लीकेशन तब तक स्वीकार की जाएंगी जब तक कि राज्य का इलेक्शन नहीं आ जाता। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक मामले पर कहानी खत्म हो जाएगी फिर व्यक्ति दोबारा कभी भी खुद को दर्ज नहीं कर पाएगा। दर्ज कर सकते हैं, कभी भी दर्ज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इन्होंने प्रॉपर डेडलाइन जो है अलग अलग उन सभी टाइमलाइंस के बारे में भी बताया कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे होता रहेगा, चीज़ें रुकने वाली नहीं है। ठीक, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी की सारी बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए। अगली बात कर लेते हैं हम लोग दिव्या देशमुख की। भाई इस हफ्ते की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। क्यों महत्वपूर्ण खबर थी दिव्या देशमुख की? दरअसल दिव्या देशमुख गई हुई थी एक खास देश में। कौन सा देश था ये? तो भाई जो दिव्या देशमुख है ये गई हुई थी जॉर्जिया, और जॉर्जिया की एक शहर है बाटू में। जॉर्जिया के बाटू में हो रहा था विमेन्स वर्ल्ड कप। किस मामले में? चेस का। तो विमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा था, चेस का विमेन वर्ल्ड कप हो रहा था और चेस के विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में 2 भारतीय महिलाएं पहुंची। अब जो 2 भारतीय महिलाएं पहुंची उनमें एक तो थी दिव्या देशमुख और दूसरी थी कोनेरू हम्पी। तो दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी दोनों के बीच में हुई थी ये फाइनल प्रतियोगिता और फाइनल प्रतियोगिता टाई ब्रेकर थी। इस दौरान देखने वाली बात ये थी कि दोनों तरफ थी तो भारतीय, लेकिन दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस बड़ा ही अलग था। दिव्या देशमुख को एक जूनियर प्लेयर माना जाता है। कोनेरू हम्पी दुनिया के 5 बेस्ट महिला प्लेयर्स में से एक मानी जाती है, 5वां स्थान उनको मिला हुआ है। अब इस पूरे मामले में प्रतियोगिता काफी अच्छी चल रही थी और प्रतियोगिता अच्छी चलने के बाद हम ये देखते हैं कि दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराया और हराने के बाद में ये विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। अब दरअसल विश्व विजेता का खिताब अपने नाम कर तो लिया, यहाँ हमें यह पता चलता कि इन्होंने काफी लंबे समय से मेहनत की थी, बीते 2 वर्षों में काफी बढ़िया से मेहनत कर रही थी और उन्होंने पिछले वर्ष एक जूनियर चैंपियनशिप भी इस मामले में जीती भी थी। तो लगातार प्रयासों के बाद चीजें उन्होंने अपनी मजबूत की और फिलहाल ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई। इनके वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ ही हम ये देखते हैं कि अब इन्हें भारत का 88वां ग्रैंड मास्टर का खिताब भी मिल चुका है। भारत में अब तक केवल 4 ही महिलाएं हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है, जिसमें सबसे पहली महिला का नाम है कोनेरू हम्पी, दूसरी महिला का नाम है डी हरिका, तीसरी महिला का नाम है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर वैशाली, और चौथी जो है वो है दिव्या देशमुख। तो ये 4 महिलाओं की बात यहाँ पर की गई है कि भाई हमारे भारत में 4 महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। 88वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब जाता है दिव्या देशमुख को। तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन्होंने लास्ट ईयर जीती थी। अब आगे की चीज़ें जो है वो इनकी बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी देखते हैं कि कहाँ कहाँ और ये भारत का परचम लहराते हैं। बट ये नया नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है चेस वाले एरिया से, तो इसलिए पूछा जा सकता है। 2025 में भी था, 24 में भी देख रहे थे हम लोग, तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर, इसलिए खुद को तैयार रखिएगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। दिव्या देशमुख की ये न्यूज़ प्रॉपरली दिमाग में रखनी है आपको। बढ़ते हैं आगे, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज समझते हैं। नो डिसीजंस हैज बीन टेकन टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सेंटर। तो देखिए भाई हमारी केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए सीधे तौर पर यह बता दिया संसद में कि देखो हम किसी भी प्रकार से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। दरअसल ये न्यूज मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाई थी और मैंने आपको ये बताया था कि दरअसल अभी थोड़े दिन पहले अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलने शुरू हो गए हैं देश भर के अंदर।
तो अभी थोड़े दिन पहले डायरेक्टर्स ऑफ सेंसस ऑपरेशंस की बैठक हुई थी। उस दौरान बताया गया था कि कैसे क्या जनगणना की जाएगी, क्या प्रक्रियाएं होंगी। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये बड़े स्तर के अधिकारी होते हैं, तो उनके साथ चीज़ें वगैरह डिस्कस हुई थी कि भाई क्या क्या आगे रहेगा जनगणना के लिए। अब जब ये सारी बातचीत चली तो सबके मन में ये भी प्रश्न चल रहा था कि इस पूरे की पूरी स्थिति के दौरान क्या हम लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी अपडेट करेंगे या फिर वो जनगणना से अलग बाद में अपडेट किया जाएगा। तो अब संसद में जब ये मामला उठा तो संसद में मामला उठ जाने के बाद जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने जवाब देते हुए ये बताया कि देखिए सरकार ने ये फैसला किया है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अभी अपडेट नहीं किया जाएगा। तो अपडेट कब किया जाएगा, बाद में कभी अगर जरूरत पड़ेगी तब जाके अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी अपडेट करने की कोई भी स्थिति नहीं है। अब बात करें हम लोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो पूरा मामला है ये कहाँ पर है, तो देखिए हमारे देश में ना एक कानून है, ठीक है, जो जनसंख्या के लिए कानून है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जनरली भाई। अब इसी कानून के तहत सारी पॉपुलेशन की बातचीत होगी। तो अब जनगणना के मामले में और जनसंख्या के मामले में जो हम चीजें देखते हैं वो हम लोग कहाँ देखते हैं, वो हम सारी की सारी बातें देखते हैं सिटीजनशिप रूल्स 2003 में, ठीक है। और ये जो सिटीजनशिप रूल 2003 है ये कहाँ पर है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक है। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये सारी की सारी चीजें हैं। तो पहली बात तो हमारी जो होती है वो होगी नागरिकता अधिनियम की, ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 में। इसी में ही हमारे देश का ये हम लोगों ने नियम भी शामिल किया हुआ और नियम है हमारा सिटीजनशिप रूल 2003। अब दरअसल इसी रूल के तहत हम ये देखते हैं कि दरअसल जो हमारा एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। यानी कि हम लोग अलग अलग राज्यों के मामले में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के थ्रू डाटा इकट्ठा करेंगे लोगों का, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मर्ज करके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप यानी कि NRC बना देंगे। अब दरअसल सबसे पहले हमने अपने देश में एनपीआर कब बनाया था, तो देखिए हमने सबसे पहले अपने देश में एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया था 2010 में। और 2010 में बनाए जाने के पीछे का जो रीजन था, वो रीजन क्या था, वो रीजन था 2011 की होने वाली जनगणना, ठीक है। तो 2011 में हमारे देश में जनगणना होने वाली थी, इसी वजह से हम लोगों ने पहले के पहले इसको तैयार कर लिया था। अब हम लोगों ने 2010 में बनाए जाने के बाद 2011 की जनगणना में आवासीय आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे, यानी कि लोगों के घर की जानकारी वगैरह सभी चीज़ों को इसमें हम लोगों ने शामिल कर लिया था। अब आवासीय आंकड़े इकट्ठे किए जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बाकी जो लोगों का डाटा इकट्ठा करना था, यानी नागरिकों के जो आंकड़ा इकट्ठा करना था, नागरिकों के आंकड़े इकट्ठे हम लोगों ने इसमें नहीं किया। अब हम लोगों ने क्या किया कि नागरिकों के आंकड़ों को इकट्ठे किया था हम लोगों ने 2015-16 में। और इस दौरान जो आंकड़े इकट्ठे हुए पता चलता है कि कुल 119 करोड़ भारतवासियों का डाटा इसमें इकट्ठा हो चुका है। लेकिन उसके बाद से आज तक इसको कभी भी अपडेट नहीं किया गया, चेंजेस नहीं किए गए, और 2015-16 से आज 2025 में हम आ चुके हैं, अभी तक स्थिति इसकी यथावत बनी हुई है और वैसे की वैसे ही है। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि भाई चीज़ों को बदला जाए, अब जनगणना होने वाली है तो नया रूप दिया जाए, चीज़ों को ठीक करने के लिए सोचा जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ तौर पर मना कर दिया। बस इतना कहा है कि जनगणना होगी केवल और केवल एनपीआर एनआरसी के लिए, कोई भी डिसीजन हम लोग लेने वाले नहीं है। बातें क्लियर है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा कि भाई कभी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनगणना के साथ साथ क्या एनआरसी को या एनपीआर को अपडेट किया गया था या नहीं किया गया था, तो नहीं है इसका जवाब, सरकार ने साफ खारिज किया है मुद्दे। इसी के साथ जो हमारा अगला टाइटल है उसका कहना है मणिपुर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सेज जॉइंट सीईओ, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ की जो चीजें हैं वो क्या कह रही है भाई, अब दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में होगा। देखिए दरअसल क्या हुआ था कि अभी हमारे देश के अंदर बिहार में हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आधार पर ही क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने एक खास अनाउंसमेंट कर दी, और इलेक्शन कमीशन ने खास अनाउंसमेंट करते हुए ये कह दिया कि देखिए भाई अब हम लोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये केवल और केवल बिहार के स्तर पर ही नहीं रोकेंगे, बल्कि अब इसको नेशन वाइड किया जाएगा, यानी कि देश भर में ही अब यह होगा, सभी राज्यों के लिए किया जाएगा। तो अलग अलग समय पर धीरे धीरे करते हुए इसको देश भर में सभी जगह पर लागू किया जाएगा, पूरे देश का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा और पूरे देश की मतदाता सूचियों को ठीक करने का कार्य, शुद्ध करने का कार्य हम लोग करेंगे। अब जब ये बात कह दी गई तो हमें पता था कि भाई अलग अलग राज्यों के लिए भी स्थिति होगी। अब दरअसल क्या हुआ कि इस मामले में जो दूसरा राज्य आगे आया है उसका नाम है मणिपुर। हालांकि मणिपुर के अंदर इलेक्शन जो थे वो 2022 में हुए थे, जिसके बाद एन बिरेन ने यहाँ पर सरकार संभाली थी। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि अभी इसी साल
यानी कि 2025 फरवरी के महीने में ये प्रेसिडेंट्स रूल में भी आ चुका है, क्योंकि बीते 2 वर्षों से यहाँ पर काफी हिंसा चल रही है जनजातियों की। ठीक है, तो कुकी, जो और मैती के बीच में यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष की वजह से क्या हुआ कि फरवरी 2025 में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, और मानसून के सत्र में अब प्रेसिडेंट रूल को अगले 6 महीनों के बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो चुका है, लोकसभा से पास भी हो चुका है, राज्यसभा के तहत भी चीजें चल रही है। अब वैसे तो ये संघर्ष में है, लेकिन क्या हुआ कि मणिपुर के अंदर जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बैठक की है, और इलेक्शन ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं फिलहाल बीएलओ के लेवल पे और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे। तो पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे बातचीत करते हुए बताया जा रहा है कि किस तरह से होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो यहाँ बातचीत चल रही है। लेकिन इसी के साथ ही ये समझिए कि बीएलओ के स्तर पे उन्होंने प्रशिक्षण भी शुरू करने की बातचीत कर दी है कि भाई बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जाएगा और किस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा राज्य में, ये बात क्लियर हो गई है। तो ज्वाइंट सीईओ का ये कहना है कि हमारे जो मणिपुर है, मणिपुर में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, ये पूरी की पूरी गतिविधि है, पूरी की पूरी एक्टिविटी सीधे तौर पर होने वाली है बिहार के तर्ज पे। जैसे हम लोगों ने सभी चीजें बिहार में संभाली है, ठीक उसी तरह से चीजों को संभालेंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी, ये तो क्लियर नहीं किया गया, बट हाँ इतना जरूर बता दिया गया कि देखिए भाई 1 जनवरी 2026 जो है वो क्वालिफाइंग डेट रहेगी इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए। तो 1 जनवरी 2026 तक का ही मामला है, और अभी फिलहाल हम अगस्त के महीने में है, तो बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कहानी शुरू होगी और मणिपुर के इलेक्टोरल रोल को फिर दोबारा से पूरा नए तरीके से तैयार किया जाएगा। हालांकि मणिपुर के अंदर 2027 में चुनाव भी हो जाने की उम्मीद है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें रहती हैं, और अब मणिपुर के बाद कौन सा नया जुड़ेगा इसमें राज्य, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ भी अभी देखने समझने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट है कि भाई मणिपुर में भी ये सारा काम अब होने वाला है। इसके बाद अगली न्यूज समझते हैं। यूके टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज इन सितंबर अनलेस इजराइल कंटिन्यूज टू ट्रूस। अब देखिए फिलहाल अनलेस इजराइल कमिट टू ट्रूप्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई ये जो न्यूज है, आपको भी मैंने एक न्यूज पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले ही जस्ट, आपको मैंने बताया कि भाई फ्रांस ने अनाउंस किया कि वो रिकॉग्नाइज करेगा पैलेस्टीन को स्टेट के रूप में। आपको मैंने तभी बता दिया था कि दूसरी न्यूज हम लोग पढ़ेंगे यूके के मामले में कि भाई यूके भी इसको अनाउंस करेगा ही करेगा। ठीक है, यूके ने भी अनाउंस कर दिया। तो यूके ने क्या कहा है, तो यूके का ये कहना है कि देखिए जी हम भी करेंगे रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में। कब करेंगे, सितंबर में, क्योंकि सितंबर से पहले कर लेंगे क्योंकि सितंबर में होने वाली है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक। तो सारा मामला सब लोग जोड़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, और कह दिया गया है कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक से पहले हम भी रिकॉग्नाइज कर देंगे। बट अब यहाँ पर एक शर्त दी है, फ्रांस ने कोई शर्त नहीं दी थी, फ्रांस की कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ यूके की कंडीशन ये है कि अनलेस इजराइल कमिट्स टू ट्रूथ, अगर इजराइल शांति के लिए राजी नहीं होता उस स्थिति में हम इसको भी मान्यता दे देंगे। तो चीजें जो हैं वो इस प्रकार से धमकाई जा रही हैं ताकि सबकी चाहत यही है कि भाई युद्ध शांत हो जाए, लड़ाई वड़ाई बंद कर दी जाए, आपस में एक दूसरे पे हमले ना करें। इसी वजह से देश इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस गतिविधि को रोकते हुए सभी चीजों में शांति बहाल की जाए। हालांकि जिस समय फ्रांस ने अनाउंस किया था कि भाई मैं डिसीजन ले रहा हूँ, फ्रांस मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एक राज्य के रूप में पैलेस्तीन को, तो उस समय तो अमेरिका का ये कहना था कि अमेरिका के कई मंत्रियों ने कहा था कि बेवकूफ़ी भरा कदम है, निर्णय नहीं लेना चाहिए। इजराइल ने कहा था कि आतंकवाद को आप सपोर्ट दे रहे हैं, आतंकवादी राज्यों को आप मान्यता दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट यूके ने की तो इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल इस अनाउंसमेंट से एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर के साथ बैठ के बातचीत भी की थी, इनका डिस्कशन भी हुआ था आपस में। तो इनके डिस्कशन के साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि उस समय ऐसा कोई बातचीत नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उनका अपना निर्णय है, वो जो भी चीज़ें ठीक सोच रहे हैं वो डिसीजन ले रहे हैं। तो यूके के लिए सीधे तौर पे ये कहा गया है कि भाई यूके की ही अपनी मर्जी है, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा करे, और उस प्रकार की कार्य ये कर भी रहा है। तो तैयारियां हैं, इनकी चाहत यही बनी हुई है कि भाई चीज़ों को बचाया जाए, जॉर्डन की मदद ली जाए और जॉर्डन की सहायता से एयर ड्रॉप करके फूड वगैरह पहुंचाया जाए गाजा में, जिससे कि खाने पीने की चीज़ें ठीक हो सकें, लोगों की भुखमरी से बचाया जा सके, और युद्ध के जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम प्रभाव पड़ रहे हैं इन दुर्गम प्रभावों से लोगों को बचा के निकाल लिया जाए। ये सारी चाहत इनकी बनी हुई है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट स्थिति अपने आप में, जब दो देश चीज़ों में मजबूती दिखा रहे हैं, किसी एक देश को राज्य के रूप में मान्यता दे रहे हैं, और लंबे समय तक चीज़ें जो थी वो अटकी पड़ी थी, उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं ये लोग, तो एक बड़ा परिवर्तन वैश्विक व्यवस्था में पता चल रहा है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज वैसे तो खासतौर पर इसराइल की सपोर्ट में रहती हैं, इसराइल को फेवर करती हैं, असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती हैं, सहायता पूरी देती हैं, पर उसके बावजूद अब इनका जो झुकाव है पैलेस्तीन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पैलेस्तीन पर प्रभाव भी बहुत पड़ रहा है। दूसरी खास बात यह भी है कि अब युद्ध को समय भी काफ़ी हो चुका है, तो कोई नहीं चाहता कि युद्ध आगे कंटिन्यू हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का हो या फिर वो इसराइल और पैलेस्तीन का हो। ठीक, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भाई 25% टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं भारत के ऊपर।
ठीक है। तो वैसे इस मामले में हम ना एक काम करते हैं, दो न्यूज़ को एक साथ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूज़ जो है ना वो हमारी सेम है और सिमिलर ही है। तो इन दोनों न्यूज़ को ऐड करके पढ़ेंगे तो भी चीज़ें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एक न्यूज़ जो है हमारी वो ये कहती है कि भाई इंडिया अ ब्राइट स्पॉट सेज गवर्नमेंट एमिड ट्रूथ, राइट। ठीक है। और हमारी दूसरी है वो ये है कि भाई ट्रम्प्स 25% टैरिफ एड पेनल्टी सेट टू हिट इंडिया। तो ओवरऑल मामला क्या है इन दोनों न्यूज़ के तहत हमारे भारत का? तो देखिए भारत के तहत पूरा का पूरा मामला ये है कि दरअसल भारत लंबे समय से बातचीत में लगा हुआ था अमेरिकी प्रशासन के साथ। ये आपको मैंने कई बार पढ़ाया था। दरअसल फरवरी का महीने से ही बातचीत चल रही है, क्योंकि जनवरी में ना गवर्नमेंट चेंज हो गई थी यूएस के अंदर। ठीक है। तो यूएस के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई थी, प्रेसिडेंट बन गए थे डोनाल्ड ट्रंप उस दौरान। तो उसके बाद क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का पहले ही कहना था कि जहां कहीं भी भारत अमेरिका के हित नहीं है हम उसके खिलाफ कार्य करेंगे एंड वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। ये वाली बात भी इन्होंने कही थी। तो भारत के साथ उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई भारत के तहत ना जो व्यापार की स्थिति है बड़ी ही जटिल है, भारत बड़े व्यापार प्रतिबंध लगाता है और भारत दूसरे देशों पर बड़े बड़े टैरिफ लगाता है। हालांकि टैरिफ सब लगाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भारत बड़े टैरिफ लगाता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं लगाता, भारत बड़े टैरिफ लगाता भी है। अब इनको यही चिंता थी कि भाई भारत के बड़े टैरिफ की वजह से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है और हम इस व्यापार घाटे की स्थिति को टॉलरेट नहीं कर सकते, इस चीज को हम आगे बढ़ा के नहीं ले जा सकते हैं। अब जब ये चीजें हुई तो इस चीजों के बाद क्या हुआ कि भाई जनवरी से ही डिस्कशन शुरू हुआ। डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये देखा कि भारत ने बड़े बड़े टैरिफ्स को घटाया, यानी कि जो टैरिफ 150% के थे, 100% के थे, 125% के थे, भारत ने उन टैरिफ्स को कम किया, हटा दिया। अब कोई भी 100% से मतलब 100 बियॉन्ड जा ही नहीं रहा है, 100 से नीचे नीचे की सारे टैरिफ है। कई दौर की बातचीत भी चली। अब इस दौरान हमने ये देखा कि वैसे तो बातचीत चल रही थी, बट 2 अप्रैल के दिन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि भाई मैं पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। तो रेसिप्रोकल टैरिफ की उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई रेसिप्रोकल टैरिफ की कंडीशन भी रहेगी। अब रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा किए जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए उस समय कहा था कि 26% टैरिफ रहेगा भारत के ऊपर। हालांकि इन टैरिफ को 90 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और वर्ल्ड वाइड पोस्टपोन किया गया था। और उसके बाद अब बात ये चल रही थी कि 1 अगस्त से सभी देशों के ऊपर फिर दोबारा से टैरिफ लगाए जाएंगे, जहां पर भी समझौते नहीं हुए हैं। हालांकि बातचीत चल तो रही थी, लेकिन स्थिति कहाँ गड़बड़ाई? स्थिति गड़बड़ा गई दरअसल 3 मोर्चों पे। 3 घटनाएं हुई और बैक टू बैक हुई। पहले दिन हम ये देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और बातचीत करते हैं यूके के प्रधानमंत्री के साथ में, कीर स्टारमर के साथ में। तो डोनाल्ड ट्रंप और कीर स्टारमर की बातचीत होती है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है वो सीज फायर मैंने ही करवाई है, मैंने व्यापार की धमकी दी, जिसके बाद इन देशों को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अगले ही दिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा, और सीज फायर हमारी अपनी मर्जी थी, ना कि किसी दूसरे देश का निर्णय था, जिसको हमने स्वीकार किया है। दूसरे देश की दखलंदाजी से हमने इसको स्वीकार किया। अब दरअसल ये दोनों बातों के आ जाने के बाद में क्या हुआ कि अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी दिखाई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से गुस्सा हो गए। हालांकि लंबे समय से बात चल रही थी कि भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुछ प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं लगातार, तो प्रधानमंत्री को स्थिति क्लियर करनी चाहिए कि क्या सच है और क्या नहीं। तो अब इस दौरान क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया। तो जस्ट इसके अगले दिन ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि मैं भारत के ऊपर लगा रहा हूं 25% टैरिफ। अब 25% टैरिफ लगाए जाने के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि इसके पीछे का रीजन है भारत के साथ व्यापारिक बाधाएं, भारत के व्यापार के मामले में अमेरिका का घाटा। ठीक है। तो घाटा भी आ गए, घाटा के अलावा बाधा यानी कि टैरिफ वगैरह जो है वो भी आ गई। तो इन्होंने यहाँ पर टैरिफ वगैरह को रीजन वगैरह देते हुए इन्होंने इस पूरे के पूरे गतिविधि की घोषणा कर दी कि भाई 25% का टैरिफ तो रहेगा। 25% के टैरिफ को लगाए जाने के मामले में भारत की ब्रिक्स नीति को भी शामिल किया गया। कहा गया कि ब्रिक्स की जो नीति है वो अमेरिका की विरोधी है, इस वजह से भी ये टैरिफ लगाया जा रहा है। लेकिन बात केवल 25% टैरिफ पर ही नहीं रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई मैं जुर्माना भी लगाऊंगा। और जुर्माने के मामले में कहते हुए उन्होंने ये कहा कि दरअसल भारत रूस के साथ ना बड़े अच्छे संबंध बनाया हुआ है। और सच्चाई है, अगर बात करें भारत के तेल व्यापार की, तो भारत अपनी तेल आवश्यकता की 40 से 44% की पूर्ति करता है रशिया से ही। और बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य उपकरण भी हम लोग लेते हैं। तो सैन्य हथियारों के मामले में भी लगभग 36% का आंकड़ा तो संभाला हुआ है हमारे आपूर्ति के मामले में, हमारे आयात के मामले में रशिया ने। तो अमेरिका का ये कहना है कि भाई रूस के साथ अब व्यापार करते हैं, जहां पूरी दुनिया चाहती है कि रूस कत्लेआम रोके और यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करे, लेकिन आप सपोर्ट दे रहे हैं और उसका व्यापार को लगातार मेंटेन किए हुए हैं, जो कि गलत है। अब इस पूरी की पूरी गतिविधि के बाद, इस पूरे के पूरे एक्शन के बाद हमने ये देखा कि भाई दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए। भारत पर टैरिफ भी लगा दिया गया, जुर्माना भी लगा दिया गया। हालांकि एक दिन की एक घोषणा थी, दूसरे दिन की बातों में यह पता चलता है कि भारत को डेड इकोनॉमी अनाउंस कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ चीजें पूछी गई, तो फिर उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा
कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका और भारत क्या करते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को लेकर कुछ भी करें, मैं इस मामले में दखलंदाजी नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे टैरिफ लगाने थे तो मैंने लगा दिए। तो डेड इकोनॉमी करार कर दिया गया इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को। और बात यहीं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिका के द्वारा 6 भारतीय कंपनीज के ऊपर और इसके साथ साथ ही 5 पर्सन्स के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए गए, इस वजह से क्योंकि आप ईरान के साथ ऑयल का ट्रेड कर रहे हो। तो हर एक मामले में इन्होंने सारी की सारी बातों को घुमा फिरा करके बताया। अब इस दौरान क्या हो रहा है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये एक विचार का प्रश्न आ चुका है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये कहा कि देखो भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं है, भारत दुनिया की 5 उभरती हुई 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। तो भारत एक मजबूत अवस्था में। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी टीम अभी इवेल्युएट कर रही है कि इन टैरिफ्स का हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नकारात्मक स्थिति रहेगी। हालांकि फिलहाल अब भारत अपने लिए विकल्पों की भी स्थिति खोज रही है और भारत एक मजबूत पक्ष बनाने के लिए भी कार्य कर रही है। हालांकि भारत चाहता था कि एक मिनी डील हो जाए और डील के तहत हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पक्ष में रहें और भारत को सहयोग मिले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बट डील फाइनल नहीं हुई। डील फाइनल नहीं हुई दो मुद्दों पे पेच फंस जाने की वजह से, कृषि और डेयरी। दरअसल कृषि के क्षेत्र में भारत नहीं चाहता था कि अमेरिका कैसे प्रवेश करे, वरना भारतीय किसानों को नुकसान होगा। और डेयरी के क्षेत्र का मामला हमारे डेयरी उत्पादों से जुड़े हुए लोगों का भी था और साथ साथ डेयरी क्षेत्र के लोगों के अलावा साथ मामला धार्मिक भी। दरअसल अमेरिका में मांसाहारी दूध बिकता है और मांसाहारी ही दूध से जुड़े हुए उत्पाद भी होते हैं। इस दौरान ये लोग इस्तेमाल करते हैं रेनेट, जिसका इस्तेमाल करते हुए दूध के पदार्थों को बनाया जाता है, चाहे वो पनीर हो या फिर वो दही हो। तो रेनेट का इस्तेमाल किया जाता है उस दौरान चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो भारत का ये भी कहना था कि भाई हम लोग धार्मिक मान्यताओं से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और धार्मिक चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना हम लोग अपने लोगों को पहले ही प्रायोरिटी देंगे। तो इस दौरान फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी और अमेरिका के जो अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो भी दिक्कतों में थे। तो इस वजह से दोनों का मामला गड़बड़ाया और गड़बड़ाने के बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हम लोगों ने देखा। हालांकि इसी बीच अमेरिका ने अपना झुकाव दिखाया पाकिस्तान के लिए भी, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हो जाता है इस दौरान, और ये होता है तेल के लिए। तो अमेरिका और पाकिस्तान तेल के लिए भी समझौता कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हो सकता है कि भारत खुद अब पाकिस्तान से तेल खरीदे, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन ड्रिलिंग का कार्य नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए हैं, तकनीकों का अभाव है, लेकिन पाकिस्तान के पास तेल के अच्छे संसाधन मौजूद हैं। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस दौरान हुआ है। और हम कुछ बड़े मामलों में आपस में सहयोग भी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियर मशीनरी, पेल्स यानी कि मोती वगैरह, इसके अलावा मिनरल्स, फ्यूल्स वगैरह। तो ये सभी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी मात्रा में। माना जा रहा है कि हमारी ये सारी इंडस्ट्रीज भी प्रभावित हो सकती है और एक बड़ा बाजार हमारे हाथ से निकल सकता है। हालांकि भारत पर लगाए गए जो टैरिफ है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारे आसपास के देशों पर लगाए गए टैरिफ कम है। जैसे कि जापान पे 15% का टैरिफ लगाया गया है, पाकिस्तान पे टैरिफ जो है वो 18% का लगाया गया, यूरोपियन यूनियन पे भी 15% का टैरिफ लगाया गया। भारत के आसपास दक्षिण पूर्वी एशिया वाले जो देश हैं उनका टैरिफ लगभग 20 से 22% के आसपास है। तो भारत सभी देशों की तुलना में भारी टैरिफ झेल रहा है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी भारत की वस्तुएं अमेरिका पहुंचेंगी तो वो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और बात केवल टैरिफ तक ही सीमित नहीं है, भारत को टैरिफ के साथ साथ एक जुर्माना भी भुगतना है। तो जुर्माने में भी भारत को दिक्कत होगी, जिससे भारत की वस्तुएं और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, भारत पर ज़्यादा पेनल्टी लगेगी। तो इन सभी चीज़ों के तहत अभी फिलहाल इवैल्यूएशन चल रहा है, चीज़ें ठीक हो रही, बातचीत चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे भारत विकल्पों की खोज करेगा, भारत कैसे मजबूत स्थिति में आएगा। सभी चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए काम किया जाएगा। हालांकि पहले से ही वैश्विक व्यवस्था उथल पुथल से गुजर रही थी, इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि हमारे देश के जो सरकार है उसने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही हमारा जब बजट आया था फरवरी में, तो बजट में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधा बता दिया था कि वैश्विक व्यवस्था उथल पुथल से गुजर रही है, जरूरी है कि हम लोग घरेलू खपत को बढ़ाएं, घरेलू स्तर पर अपनी निर्भरता शिफ्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भरोसे बहुत ज़्यादा ना बैठे रहें। जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि भाई हमारे रिजर्व बैंक ने लगातार अपने CRR को भी घटाने के लिए काम किया, ठीक है ना। तो CRR को घटाने पर काम किया, रेपो रेट को घटाने पर काम किया, चीज़ों में परिवर्तन किया, जिससे कि भारतीय लोगों के पास में पैसा पहुंचे, वो खपत को बढ़ावा दे, मांग बढ़े लोगों की। तो भारत घरेलू स्तर पर भी कार्य कर रहा है। अब बाकी आगे क्या होगा वो चीजें धीरे धीरे पता चलेगी और इन टैरिफ्स का प्रभाव क्या होने वाला है ये भी पता चलेगा। हालांकि टैरिफ वैसे तो 1 अगस्त से लागू होने थे, लेकिन अब ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे, इनको 7 दिनों के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। तो ये चीजें भी थोड़ी सी देखनी समझने वाली हमारे लिए रहेगी। चलिए, इन बातों को समझने के बाद अब समझ लेते हैं हम लोग हमारा निसार उपग्रह। तो निसार उपग्रह आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ाते हैं एक और बार। एक इंपॉर्टेंट विषय है निसार उपग्रह हम लोगों के लिए। तो निसार दरअसल जो हमारा एक सैटेलाइट मिशन था, ये सैटेलाइट मिशन बहुत ज़्यादा खास था। पहली बात ये समझिए कि दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट फिलहाल लॉन्च की गई है। ये दुनिया की सबसे महंगी सैटेलाइट जो है ये 2 देशों के माध्यम से लॉन्च की गई है। और 2 देशों में कौन कौन शामिल है? अमेरिका और
भारत। तो भारत का इसरो ने इसमें भूमिका निभाई है और अमेरिका के नासा ने इसमें भूमिका निभाई है। दोनों देशों ने मिल करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। दोनों के अलग अलग बैंड भी इस सैटेलाइट में लगे हुए हैं। इसरो का इसके अंदर जो है वो एस बैंड लगा हुआ है और नासा का इसमें एल बैंड लगा हुआ है सैटेलाइट के अंदर। तो सैटेलाइट का ये पूरा का पूरा मिशन बहुत ज्यादा खास था और निसार का मतलब ही है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। कैसे लॉन्च किया गया है? F-16 यानी कि GSLV F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 5:40 पे 30 जुलाई को शाम को उसको लॉन्च कर दिया गया था। सभी चीज़ सक्सेसफुली हुई और हमारा जो 2392 kg का ये सैटेलाइट था ये पहुंच चुका है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर और वहां पर प्रॉपरली स्टेबल भी इसको कर दिया है। इसने अपनी प्रॉपर जगह बना ली है। अब दरअसल इस सभी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अभी इसको स्टैब्लिश तो कर दिया गया है, लेकिन स्टैब्लिश किए जाने के बाद अभी ये 4 चरणों से गुजरेगा। ठीक है, तो 4 चरण जो हैं वो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिए थे, तो आप लोग याद रखिएगा और जिनको याद है वो कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से वो 4 चरण है। लेकिन चरणों के अलावा ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरा का पूरा सैटेलाइट बहुत सारे मामलों में खास काम हमारे लिए करने वाला है। पहली बात तो ये है कि ये स्वीपसार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, और स्वीपसार टेक्नोलॉजी पे काम करने के मामले में हमें कुछ खास चीज़ इसकी ये पता चलती है कि ये हमें मौसम की और बाकी जानकारी 12 दिन के अनुमान पे प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ ही 242 किलोमीटर की वाइड रेंज पे और हाई रिजोल्यूशन कवरेज हम लोग को स्वीपसार टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदान करेगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने इस प्रकार से स्वीपसार टेक्नोलॉजी के तहत अपने सैटेलाइट को लॉन्च भी किया है। ठीक है ना, तो स्वीपसार टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम लोगों ने शामिल किया। 242 किलोमीटर की वाइड कवरेज मिलेगी, वो भी हाई स्पेक्टिकल रिजोल्यूशन के तहत। ठीक है, तो चीज़ें ये हमारी इस प्रकार से आगे हमें मदद करेगा, जानकारी देगा और ये समझ लीजिए कि बहुत छोटे से छोटे मामले में भी ये सहयोग करेगा हमें समझने के लिए। हम लोग इसके माध्यम से हर एक गतिविधि समझ सकते हैं जो पृथ्वी पे होने वाली है, चाहे फिर हम लोग भूकंपों को जानना समझना हो, तूफान को जानना समझना हो। इसके साथ साथ ही जब कभी तटीय कटाव हो रहा है, हमारे अलग अलग बर्फ के चट्टानों का परिवर्तन होना, बर्फ की चादरों का ऊपर या नीचे जाना, ग्लेशियर्स का आगे पीछे होना, ग्लेशियर्स का पिघलना, जल की स्थिति को समझना, कृषि के लिए कार्य करना, भूमि का मानचित्र करना, वनावरण को समझना, ऐसे जो बारीक बारीक छोटे छोटे महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सारे कार्य भी हम इसके माध्यम से समझ पाएंगे। सारी चीज़ें हम लोग को ये मदद करेगा हर एक मामले में। तो इसीलिए ये जो मिशन है ये बहुत ही खास मिशन है, बहुत ही अच्छा है अपने आप में और सारी चीज़ें कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आज रिवीजन क्लास में भी आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना भूलो और आप लोग लंबे समय तक सारी बातों को याद भी रखो। इसी के बाद समझते हैं हमारी अगली न्यूज जो है म्यांमार एंड स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्लान्स टू होल्ड इलेक्शंस बाय ईयर एंड। तो देखिए दरअसल अब म्यांमार में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दरअसल म्यांमार में ना पहले एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चला करती थी, लेकिन 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की लोकतांत्रिक व्यवस्था बदल गई। म्यांमार के तहत जो देश के प्रमुख थी आंग सान सू की, तो आंग सान सू की सरकार को यहाँ बर्खास्त कर दिया गया। आंग सान सू की सरकार को बर्खास्त किए जाने के बाद में जुंटा ने शासन पर कंट्रोल कर लिया। जुंटा मतलब सैन्य शासन, तो सैन्य शासन ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया था। तब से सैनिकों ने ही सारी की सारी व्यवस्था चलाई है और इसके साथ हम ये देखते हैं कि आंग सान सू की पार्टी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को नजरबंद कर लिया था। हालांकि जुंटा के शासन को लोगों ने यूं ही नहीं स्वीकारा, उसके बाद बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, गृह युद्ध भी चल रहा है और लगातार हम ये देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन भी जुंटा के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन 1 फरवरी 2021 को बर्खास्त की गई सरकार के बाद अब जुंटा ने ये घोषित कर दिया है कि म्यांमार से हम लोग आपातकाल हटा रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना था कि हम म्यांमार में आपातकाल लगा रहे हैं। जब इन्होंने 2021 में कब्जा किया था और आपातकाल लगाने के पीछे का रीजन इन्होंने ये बताया था कि जो 2020 के चुनाव हुए थे जिसमें आंग सान सू की ने दोबारा से जीत दर्ज की थी, उन चुनावों के अंदर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है और आंग सान सू की सरकार ने उन गड़बड़ियों की धांधली की पूरी तरह से जांच नहीं की, उनको संतुष्ट नहीं किया। ये गड़बड़ी की स्थिति थी, तो उसी को ही आधार बताते हुए, उसी को ही कारण बताते हुए उन्होंने पूरे के पूरे व्यवस्था पे कब्जा कर लिया था, चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सभी चीजों पे कंट्रोल करने के बाद 4 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है सारी व्यवस्था को संभालते हुए, लेकिन अब जुंटा का ये कहना है कि अब आपातकाल को हटाया जा रहा है और इस साल के अंत में चुनाव होंगे। हालांकि चुनावों को सभी लोग पूरी तरह से आगे बढ़ाना नहीं चाहते। अभी भी जो गृह युद्ध में लोग शामिल हैं और जो विरोध कर रहे हैं जुंटा के शासन का, उनका यह कहना है कि जुंटा का जो प्रमुख है वो 2 पदों को छोड़ने के अलावा सभी महत्वपूर्ण पदों को अपने हिसाब से ही कंट्रोल करेगा, उन पदों पर बना रहेगा, जिसकी वजह से जो जुंटा है वो आने वाले चुनावों को भी कंट्रोल करेगा और देश में जो लोकतांत्रिक स्थिति है वो पूरी तरह से बहाल नहीं होगी। जुंटा चुनावों में भी हस्तक्षेप करेगा और जुंटा उन्हीं चुनावों में हस्तक्षेप की वजह से हमें उम्मीद नहीं है कि चुनाव फ्री और फेयर यानी कि निष्पक्ष चुनाव होंगे और पूरी तरह से ठीक चुनाव होंगे, इसकी उम्मीद नहीं की जा रही है। तो इसी वजह से मुक्त और निष्पक्ष चुनावों की जब स्थिति समझ में नहीं आ रही तो लोग इसकी चुनावों की घोषणा का भी विरोध लगातार कर रहे हैं। बट चुनाव क्या होंगे या नहीं होंगे, क्या जुंटा शासन के तहत लोकतांत्रिक
व्यवस्था आगे बढ़ेगी क्या, फिर दोबारा आंग सान सू की आएंगी या फिर चीज़ें किस रूप में रहेगी, वो सब चीज़ें अभी फिलहाल देखने समझने वाली होगी। पर ये पूरा विषय महत्वपूर्ण है और हमारा जस्ट पड़ोसी ही देश है ये, हमारी सीमाओं से लगा हुआ ही देश है ये, तो हमें पूरी की पूरी इसकी गतिविधियों पर हम लोग नजर रखते भी हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं भी प्रभावित है। अब से गृह युद्ध चल रहा है, जुंटा का शासन चल रहा है, बहुत सारे शरणार्थी भारत में आके भी रह रहे हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होती है तो दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर दोबारा से अच्छा किया जा सकेगा। हालांकि भारत कभी भी जुंटा के शासन को या तानाशाही शासन का या सैन्य शासन का समर्थन नहीं करता, भारत हमेशा लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो लोकतांत्रिक सरकार अगर आती है तो बिल्कुल भारत स्वीकार तो करेगा, बाकी देखेंगे कि क्या आने वाले समय में रहेंगी चीजें। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके अलावा बाकी न्यूज भी समझते हैं, जैसे कि इस न्यूज का कहना है कि भाई 185 भारतीयों को हमारे देश में दी गई नागरिकता। कितने? 185 भारतीय पाकिस्तानियों को, ठीक है, सॉरी भारतीय नहीं है पाकिस्तानी, 185 पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई। तो इसका मामला जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। देखिए आप लोग को मैंने कई बार बता चुका हूँ कि देखिए दरअसल जिस समय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमारे देश में आया था तो बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस कानून में ये कहा गया था कि हम लोग हमारे देश में नागरिकता देने की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित समुदाय के लोग हैं, पीड़ित कौन? जो गैर मुस्लिम लोग हैं, उन गैर मुस्लिम पीड़ित लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी और काफी आसान तरीके से दी जाएगी। और इन्होंने ये कह दिया कि 6 सालों का प्रावधान हम कर रहे हैं, 6 साल के आपका निवास करना होगा, 6 साल का अगर आप निवास करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस दौरान जिन 6 कम्युनिटी की बात की गई थी उसमें हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और जैन, बौद्ध और हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन और बौद्ध शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि इन 6 कम्युनिटी के लोगों को हम भारत में नागरिकता देंगे बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ों के, बिना किसी परेशानियों के, क्योंकि ये पीड़ित लोग हैं। मुस्लिमों को देने से मना कर देता, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि मुस्लिम देश ही है ये तीनों, तो मुस्लिम देश में मुस्लिम कैसे पीड़ित हो सकता है, ये बात हमारी सरकार ने कही थी। तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदली हैं लगातार, और इसी के तहत ही क्या हुआ था कि 185 लोगों को नागरिकता दी गई है ऑफिशियली। तो ये काम चल रहा है और देश में अलग अलग जगहों पर नागरिकता दी ही जा रही है लोगों को, चाहे वो पाकिस्तान के हो या फिर वो बांग्लादेश के हो या फिर वो लोग अफगानिस्तान के हों। पीड़ित होने के तहत इन 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता देने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया था उसका फिलहाल क्रियान्वयन इसी रूप से, इसी प्रकार से किया जा रहा है। इस बात के अलावा अगली जो हमारा दूसरा टाइटल है उसका ये कहना है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड दर्ज किया है कुछ नया। दरअसल प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में एक ही बार में प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। अब तक हमारे देश में सबसे लंबे समय तक कार्य किया है जिन प्रधानमंत्री ने, उसमें नाम शामिल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 के बीच में 6126 दिन तक कार्य किया। लेकिन वहीं हमें यह पता चलता है कि इनके बाद दूसरा स्थान इंदिरा गांधी के पास था, और इंदिरा गांधी ने लगातार 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4077 दिनों तक कार्य किया था प्रधानमंत्री के रूप में, जिसके बाद इनकी सरकार टूट गई थी, सरकार का मामला बदल गया था, सरकार गिर गई थी, मतलब नई सरकार बनी थी जो इनकी पार्टी की नहीं थी, तो ये लगातार प्रधानमंत्री नहीं रहे। वहीं हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से कार्य संभाला, और अब तक की स्थिति में हमें ये पता लगा था, अब तक की स्थिति मतलब जो डाटा है ना, ये डाटा है 25 जुलाई तक का। तो 25 जुलाई तक ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4078 दिन पूरे किए, जो इंदिरा गांधी से ज्यादा थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेकंड हाईएस्ट के लिए सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर के मामले में खिताब मिल चुका है प्रधानमंत्री का। तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने वाले ये दूसरे व्यक्ति हो चुके हैं एक ही टेन्योर में। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि हमारे देश के अंदर एक जो प्रमुख का पद होता है राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के मामले में, वो वाला खिताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है कि अब तक सबसे लंबे समय तक इस प्रकार के पद पर ये बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री रहने के तौर पर ये अब तक का सबसे लंबा टेन्योर इन्होंने सर्व किया है। और ये समझिए कि ये कब से रहे हैं इस पूरे के पूरे पद पे, हमें पता चलता है कि भाई 2001 में इन्होंने पद संभाला था गुजरात के मुख्यमंत्री का, और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ये समझिए कि 2001 से लेकर के अब 2025 तक लगातार ये इस प्रकार की पोस्ट पर रहने वाले खास व्यक्ति हो गए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मामले में पूरा का पूरा कार्यकाल इनका एक साथ चला, क्योंकि 2001 से 2014 तक लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, 2014 से अब तक ये प्रधानमंत्री के पद को ही संभाल रहे हैं। तो ये कुछ खास क्रेडिट, कुछ खास किताब इनके नाम पर चल रहे हैं, तो एक चीज़ें इन्होंने बदली है थोड़ा सा इतिहास की। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की है। दोनों ने आपस में सहमति जताते हुए कहा है कि भाई 15% के एक्सपोर्ट टैरिफ पे हम लोग सहमत होते हैं, और 15% के एक्सपोर्ट टैरिफ पे रहते हुए इन्होंने डील कर ली है आपस में साइन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार डील कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट ये था कि रेसिप्रोकल टैरिफ को पोस्टपोन करने के बाद में इनकी चाहत ये बनी हुई थी कि अब दुनिया भर के अंदर 90 दिनों में 90 समझौते किए जाएंगे, बट जो कहानी थी वो
नहीं हो पाई इनकी पसंद की, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं और फिलहाल ये सभी देशों के ऊपर दोबारा से टैरिफ को लगा रहे हैं। बट यूरोपियन यूनियन के साथ 15% टैरिफ की डील इन्होंने फाइनल की थी। इसके अलावा थाईलैंड और कंबोडिया ने सीज फायर के लिए अग्री कर लिया था। हालांकि ये काम डोनाल्ड ट्रंप ने ही करवाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को धमकियां दी व्यापार की, कहा कि सीज फायर कर लो, तो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही मान गए थे। तो पिछली रिवीजन की क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इन दोनों देशों ने आपस में युद्ध शुरू किया, वॉर इनके शुरू हुई है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। अब आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि सीज फायर में भी ये आ चुके हैं। क्रेडिट जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब पीस प्राइस मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो हो सकता है कि इनको पीस प्राइस मिल भी जाए ऐसी हरकतें करने की वजह से, बाकी पता नहीं, देखा जाएगा। लेकिन भारत को एक बड़ी सफलता मिली थी ऑपरेशन महादेव के रूप में। जो 3 आतंकवादी लोग पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़े हुए माने जा रहे थे, उन 3 लोगों के एक मुठभेड़ में मार दिया गया है हमारे सैन्य बलों के द्वारा। और ये पूरा का पूरा काम हुआ है फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास लिडवासा नाम के जंगलों के क्षेत्र में। तो यहाँ 3 लोग मौजूद थे, उन 3 लोगों को ही मार दिया गया। हालांकि तीनों लोगों की पहचान भी हो गई है, और तीनों लोगों की पहचान के बाद ये भी पता चला है कि भाई ये तीनों के तीनों आतंकवादी थे, और इसमें पहलगाम आतंकवादी हमले का जो प्रमुख व्यक्ति था वो भी शामिल था, उसका नाम भी पता चला। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर रिकवर किए गए हैं यूएस मेड कार्बाइंस, AK-47 और साथ साथ 17 राइफल ग्रेनेड्स और कुछ अलग अलग और मटेरियल्स भी। तो ये अलग अलग चीज़ें जो बरामद की गई हैं उसका नाम भी यहाँ पर शामिल किया गया। बट इसके साथ साथ अब ये पता चलता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो बड़ी गंभीर हैं देश के अंदर। देश की सुरक्षा को लेकर के सरकार बहुत सजग है, और जो भी कार्य किया जा सकता है वो सारा का सारा कार्य करने के लिए सरकार यहाँ पर आगे बढ़ भी रही है। इसके साथ ही ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि जो पूरा का पूरा मामला कंप्लीट किया, ये हमने ऑपरेशन महादेव के तहत कंप्लीट किया है। इस पूरे के पूरे कार्य को हमने ऑपरेशन महादेव नाम दिया था, क्योंकि ये पूरा काम महादेव पहाड़ियों पर हुआ है, इसीलिए ऑपरेशन महादेव नाम देते हुए चीज़ों को कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो अगली न्यूज़ है वो डोनाल्ड ट्रंप की थी। तो मैंने आप लोग को बताई भी थी कि गतिविधियां जो है वो 3 दिन तक हुई थी। पहले दिन इन्होंने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर से बैठक की, और कीर स्टारमर से बैठक करते समय इन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान अभी भी लड़ रहे होते अगर मैंने व्यापार की धमकी देते हुए उनके बीच में समझौता नहीं कराया होता और युद्ध विराम के लिए उनको राजी नहीं किया होता। तो मैंने ही उनको युद्ध विराम के लिए राजी किया है, तो मेरी ही वजह से ये दोनों के दोनों देश आज शांति स्थिति में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम ही नहीं करवाया, थाईलैंड और कंबोडिया का युद्ध विराम भी मैंने करवाया है। इसके अलावा सर्बिया, कोसोवो, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, इन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में शांति का दूत के रूप में काम कर रहा हूँ, यानी कि सब जगह शांति 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 करवाने के लिए मैं पहुंच जाता हूं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही थी। तो इसी के अगले दिन प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पे बयान दिया, उसी अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगा दिया। ठीक, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लगातार फ्रीक्वेंटली हुई है इसी हफ्ते में। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा है कि हमें कभी भी, यानी कि दुनिया के किसी भी देश को कभी भी भूख को हथियार, युद्ध के हथियार के रूप में स्वीकारना नहीं चाहिए या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि उन्होंने बताया है इजराइल हमास वॉर की वजह से, क्योंकि इजराइल हमास वॉर में बहुत सारे लोग भूख से पीड़ित हैं, भूखमरी से लोगों की जान भी जा रही है, यानी कि ऊपर से अगर बम गिरे तो भी मर रहे हैं और भूख से भी मर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने को कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो उनका ये कहना है कि भाई दुनिया में आज भी हमें पता चलता है कि 280 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूखे रहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। ठीक है, और उन्होंने यह था कि 280 मिलियन लोग तो अकेले अफ्रीका के अंदर ही हैं जो भूखे रहते हैं, और पूरी दुनिया भर में ये समझिए कि आधी आबादी को खाना नहीं मिलता। अब इनका ये कहना है कि दुनिया में कभी भी अगर युद्ध हो रहा हो तो भूख को युद्ध के हथियार के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये स्थिति सभी को समझनी चाहिए। और गाजा के लिए उन्होंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पर चीज़ों को ठीक किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अगली न्यूज़ है वो अगली न्यूज़ का ये कहना है कि बहुत सारे लोग पिटीशन लगाकर सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं बार बार कि नागरिकता की जाँच की जा रही है और बिहार के बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, बिहार में बहुत सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया जाएगा और मृत बोल के उन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि देखो, अगर ऐसा होता है कि लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद में उन लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं होता, तो अगर यहाँ पर आप लोग मुझे बताइएगा, मैं प्रॉपर इंटरफेयर करूंगा और इलेक्शन कमीशन के इस कार्य को रोकूंगा, और मैं सभी चीज़ों के लिए तैयार रहूंगा। इस बात पे आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप केवल 15 लोगों को मेरे सामने लगे खड़ा करके मुझे बता दीजिएगा कि ये लोग जिंदा हैं, इनका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए था, लेकिन इनको मृत घोषित कर दिया गया है। आप बस प्रूफ लाइए, चीज़ों को दिखाइए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। मैं इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने का डिसीजन मैं दूंगा, मैं हस्तक्षेप करूंगा। ये आपको टेंशन फालतू नहीं लेनी, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मैं काम कर लूंगा। तो कहा जा रहा था कि 1 अगस्त को आने वाला है वो ड्राफ्ट, तो इसी वजह से रोक की मांग चल रही थी, तो बट इलेक्शन कमीशन ने अपना रोक क्लियर कर दिया। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक संशोधन किया है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 में। संशोधन करते हुए यहाँ पर कहा है कि अब दिल्ली में महिलाओं को रात में भी कार्य करने की अनुमति होगी। पहले महिलाओं को सर्दियों में 9 से 7 तक, सर्दियों में
रात को हम देखते हैं कि सर्दियों में रात को 8 से सुबह 8 बजे तक काम करने की अनुमति नहीं होती थी और रात को 9 से 7 बजे तक की अनुमति नहीं होती थी गर्मियों में काम करने के लिए। लेकिन इनका ये कहना है कि महिलाएं रात में भी काम कर सकेंगी, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको मेंटेन करने पड़ेंगे नियम कानून, सीसीटीवी मेंटेन करना पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए गार्ड लगाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा मेंटेन करनी होगी और इंटरनल कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं को भी आपको मेंटेन करना होगा, तभी जाकर के भाई महिलाओं को रात में काम करवा सकते हैं आप, ये अनुमति आपको दी जाती है। बट कानून में संशोधन करके इन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि दिल्ली में भी अगर लोग चाहें तो महिलाओं से रात में काम करवा सकते हैं और महिलाएं भी रात में काम कर सकती हैं। इसके साथ ही नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप ऑपरेशन मूव, तो ये वाली बात ही थी जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कह दिया था कि भाई दुनिया के किसी भी लीडर ने मुझसे नहीं कहा था, यानी कि भारत से नहीं कहा है कि भाई अपने ऑपरेशन को रोको, तो इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अनाउंस किया। तो ये बात मैं आपको लगातार बता भी रहा हूँ और वही ये बात है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 42 मिनट तक बातें की थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए। इसमें क्लियर किया था कि दुनिया के किसी भी नेता ने हमसे नहीं बोला है कि हमें ऑपरेशन रोकना है, गतिविधियां रोकनी है, सीज फायर करना है, सारा हमारा अपना खुद का ही निर्णय था। तो सारे विवाद जो है वो फिर इसके बाद ही शुरू हो गया था। इसके अलावा काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, तो भाई घनत्व के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है काजीरंगा, ये बात घोषित कर दी गई है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा। सबसे ज्यादा जो बाघों का घनत्व है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है जो है फिलहाल कर्नाटका के अंदर। दूसरा जो स्थान है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो है उत्तराखंड का, और तीसरा जो है वो काजीरंगा है जो असम में है। इनका ये कहना है कि भाई अब यहाँ पर 3rd हाईएस्ट डेंसिटी हो गई है। तो कर्नाटक, उत्तराखंड और असम, बांदीपुर, कॉर्बेट और काजीरंगा, ठीक है, इसका नाम तीनों को याद है। सिक्किम में टॉप 3 डेंसिटी के मामले में ये टाइगर्स की टॉप पर है, ठीक है। इसके अलावा अगली जो है वो यूएन रिपोर्ट इंक्लूजन ऑफ टीआरएफ बोस्ट टू इंडियाज एंटी टेरर ड्राइव। तो देखिए दरअसल भाई यूनाइटेड नेशंस ने एक बड़ा ही खास कार्य किया। भारत लगातार जो आतंकवादी विरोधी अभियान चला रहा है और वैश्विक सपोर्ट लेने के लिए कार्य कर रहा है, वहां हमें पता चल रहा है कि भारत को यहाँ एक बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। और जो एंटी टेरर कमेटी है या काउंटर टेरर कमेटी है फिलहाल यूएन की, उस कमेटी ने फिलहाल एक प्रस्ताव पास करते हुए टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी, उस समूह को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है यहाँ पर। तो एक इंपॉर्टेंट अभियान है भारत का, भारत के लिए खुशी का पल है क्योंकि भारत के ही प्रयासों के बाद ये सभी चीजें हो पाई हैं और वैश्विक स्तर पर इस समूह को रिकॉग्नाइज किया गया है टेरर एक्टिविटीज के लिए। तो अच्छा प्रयास है भारत का। इसके अलावा लोकसभा में प्रस्ताव पास कर दिया गया है मणिपुर के 6 महीने के राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए। तो अभी फिलहाल ये प्रस्ताव राज्यसभा में भी जाएगा, वहां से पास होगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेगा। तो पहली बार फरवरी में लगाया था, अब धीरे धीरे काम ही आगे बढ़ रहा है। तो कैसे लगा था? आर्टिकल 356 के तहत। तो कोकीजू और मैती समुदाय दोनों के बीच में ये पूरा का पूरा विवाद था, हिंसा हुई थी। और जब से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है, ये समझिए कि 2500 से ज्यादा तो हथियार बरामद हो गए हैं, 1900 से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुए हैं और 300 यहाँ पर राउंड ऑफ एम्यूनेशन यहाँ से बरामद किए गए। ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है, यानी कि मणिपुर में लोगों ने हथियार अच्छी संख्या में अपने पास रखे हुए थे, ठीक है। इसके अलावा जो अगली न्यूज है भाई, ये न्यूज है भाई फोकस ऑन पैलेस्टीन स्टेप्स फॉर इजराइल पैलेस्टीन 2 सॉल्यूशन। तो भाई भारत का सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई दोनों देशों के बीच में 2 स्टेट सॉल्यूशन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई और विवाद, कोई और मामला नहीं है। यानी कि पैलेस्टीन अपनी एक अलग स्थिति में रहे, इजराइल अपनी एक अलग स्थिति में रहे और दोनों ही देशों को 2 स्टेटों के रूप में या 2 राज्यों के रूप में मान्यता मिले वैश्विक स्तर पर, ये जरूरी है। भारत ने ये वाली बात कही। भारत का ये कहना है कि लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और विवाद समाप्त नहीं हो सकता, दोनों एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। तो 1 स्टेट सॉल्यूशन तो नहीं होगा, वरना ये लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए और दोनों के बीच में सहमति इसी बात पे होनी चाहिए कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे तो ही ये युद्ध हम लोग खत्म करवा सकते हैं। अगली न्यूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पर 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया। यूट्यूब, टिकटॉक और बाकी जो जितने और प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। कह दिया गया कि भाई कंपनी की जिम्मेदारी है कि नियमों को फॉलो करवाए। 18 साल से कम का कोई भी बच्चा सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा या इस तरह के एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि हमने सर्वे करवाया था जिसमें हमें पता चला है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव यूट्यूब का पड़ा है, लेकिन बाकी सब कुछ भी प्रतिबंधित है, सबको भी बंद करने का निर्णय इन्होंने ले लिया। तो 16 वर्ष से ऊपर के लोगों की ही इजाजत होगी इस्तेमाल करने की, बाकी को इजाजत नहीं रहेगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है भाई देवदासी सर्वे की। तो दरअसल कर्नाटका में लंबे समय से डिमांड हो रही है देवदासी सर्वेक्षण करवाए जाने की। तो इसी के लिए फिलहाल सरकार से बातचीत की गई है कि देखो देवदासी सर्वेक्षण हो तो एज लिमिट को मामला मत रखिएगा। पिछली बार जब सर्वेक्षण हुआ था तो 45 वर्ष से ऊपर की ही देवदासियों को इसमें शामिल किया था, तो
तो ये एज ब्रैकेट हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि जब 1993-94 में हुआ था सर्वेक्षण तो 22,873 देवदासियां पहचानी गई थी। 2007 और 8 के सर्वेक्षण में 46,660 देवदासियां पहचानी गई थी। लेकिन यहाँ पर कहानी ये थी कि 45 वर्ष से कम उम्र की देवदासियों को शामिल नहीं किया गया था। तो अब इनका ये कहना है कि हर एक उम्र की देवदासियों को शामिल किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है और अच्छी खास भी है यहाँ पे। इससे थोड़ा सा उनको सशक्तिकरण के लिए और नीति निर्माण के लिए मदद हो पाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार का सीधा ये कहना है कि भाई पेयरिंग सिस्टम जो है वो परमानेंट नहीं है, यानी कि अगर आपके किसी भी स्कूल में संख्या बढ़ जाती है बच्चों की तो वापस से बच्चों को उनके अपने स्कूल में ही भेज दिया जाएगा। दरअसल यूपी की सरकार ने पेयरिंग सिस्टम के तहत ये फैसला किया था कि जिन भी प्राइमरी स्कूल्स में या फिर अपर प्राइमरी स्कूल्स के अंदर 50 से कम बच्चे हैं तो उनको किसी और स्कूल से मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कि संसाधनों का सदुपयोग हो सके। लेकिन अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के ही एक मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा, ये परमानेंट नहीं है। और दूसरी खास बात यह है कि सभी स्कूल बंद नहीं होंगे और बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का ध्यान दिया जाएगा। बीच बीच में अगर रेलवे क्रॉसिंग है, नदी है, हाईवे है तो उसको पार करके बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बच्चे अपने स्कूल में ही पढ़ेंगे। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए फैसला किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल अगर 2-3 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं पड़ रहा तो भी हम इस नियम का संज्ञान लेंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ही सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे स्कूल जा पाए। तो जल्द ही ये सारी की सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने कह दिया। हालांकि पहले कह रहे थे कि संसाधनों के सदुपयोग पे ध्यान दिया जाएगा, चीज़ों को ठीक किया जाएगा, इस तरह की बातें इनकी थी। लेकिन अब इन्होंने बयान जो है वो अपना सारा बदल लिया है। इसके साथ ही जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो उसका ये कहना है कि देयर इज नो कैटेगरी कोल्ड सस्पिशियस वाटर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो देखिए दरअसल संसद में एक सवाल पूछा गया कि क्या 2024 के चुनावों में संदिग्ध मतदाताओं ने वोट किया था। ये प्रश्न इस वजह से पूछा गया क्योंकि जब से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है तो बार बार ये कहा जा रहा है कि संदिग्ध मतदाताओं को हटाना उद्देश्य है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो हमारे विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में जवाब दिया कि हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो बताता हो कि कोई वोटर एक संदिग्ध वोटर हो सकता है। ठीक है, जिसको सस्पिशियस वोटर के रूप में कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रावधान कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो सारी कहानी जो थी वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही जुड़ी हुई थी। इसके अलावा लद्दाख में भाई एक स्टेशन बनाया गया जिसको नाम दिया गया है होप। होप का मतलब है ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। दरअसल ये जो स्टेशन है ये लद्दाख के सोकर में बनाया गया और इसको बनाए जाने का उद्देश्य ये है कि स्टेशन के अंदर जाकर के पूरी की पूरी परिस्थितियां जो होंगी वो मून की तरह और मार्स की तरह बनाई जाएंगी, ताकि भारत पे रह करके ही हम लोग मून के और मार्स की परिस्थितियों में रहकर ये समझ सकें कि जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट जाने वाले हैं, उन स्पेस एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी परेशानियां होंगी। तो पूरा का पूरा माहौल इस स्टेशन में बनाया जाएगा। थोड़े थोड़े दिन के अंतराल में लोग अंदर जाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए सभी परिस्थितियां बताएंगे, एक्सपीरियंस करके सभी चीज़ों को तैयार करके देंगे, जिससे कि उन लोगों को मार्स पे जाने के मामले में या फिर मून पे जाने के मामले में कोई परेशानियां ना हो और वो सभी चीज़ों के लिए तैयार भी रहें। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा जो वीकली द हिंदू रिवीजन क्लास था वो हो चुकी कंप्लीट और जितनी महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट खबरों से वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। इन सभी बातों के बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं पीटीआई फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा, क्योंकि दरअसल फिलहाल एक नया बैच शुरू होने वाला है और ये शुरू होने वाला है 8 अगस्त 2025 से शाम 6 बजे, एक इवनिंग बैच होगा ये। तो देखिए पीटीआई फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा ये लाइव बैच होने वाला है हमारे अगस्त का हिंदी बैच। इस बैच में आप लोग ये समझिए कि आपको 2026 वालों के लिए बैच तो मिलेगा, पर 2027 वालों के लिए, 28 वालों के लिए बैच भी चल रहा है और हिंदी और इंग्लिश 3 अलग अलग मोड पे हमारे बैचेस चल रहे हैं। इसके साथ एक खास बात ध्यान में देने वाली ये है कि जो हमारा पीटीआई फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा है इसका मतलब है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी करवाई जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो सभी समाधान आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि आपको 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती हैं और 1000 से अधिक घंटों की कक्षाओं के मामले में ये समझ लीजिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है, आपको करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवाया जाता है, सारे जीएस भी कंप्लीट होता है और आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप होती है जहाँ आपकी सभी समस्याओं के समाधान मौजूद होता है। आपको जो भी दिक्कतें आती है उन सबको सॉल्व किया जाता है। आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा भी दी जाती है ताकि आप लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेडी हो सकें वीकली, और साथ साथ डेली टेस्ट भी यहाँ पर क्विज भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग को मिलते हैं नोट्स, प्रिंटेड और हैंड रिटन दोनों। इसके अलावा 18+ बुक्स मिलती हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं और उन किताबों को पढ़ना ही पड़ता है। बाकी आप लोग की जो परेशानियां होती है स्टडी मटेरियल की, वो सारी परेशानियां भी आप लोगों की यहाँ पर समाप्त करवा दी जाती हैं। इन पूरे के पूरे मामले के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोग जब एनरोल कर लेते हैं तो आपको 11,000 का प्राइस दिया जाता है अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और पूरी फीस आप लोग की रिफंड कर दी जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं उस मामले में। तो फिलहाल जो फीस है हमारे डायमंड बैच की वो 27,999 है
और KL लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है खास डिस्काउंट। तो KL लाइव कोड इस्तेमाल करके खास डिस्काउंट लेंगे तब जाके फीस इतनी होगी, अदरवाइज फीस ज्यादा है और आपको 7,000 अतिरिक्त फीस देनी पड़ सकती है। तो 7,000 का डिस्काउंट मिलेगा, एक स्पेशल डिस्काउंट है जो आपको KL लाइव कोड यूज करने से ही मिल पाएगा। तो एनरोल कीजिए आज ही खुद को KL लाइव कोड से PTY फाउंडेशन बैच में और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना लीजिए। मेरे साथ आप कहाँ जुड़ सकते हैं? टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, एक्स पे भी जुड़ सकते हैं। वो सभी प्लेटफॉर्म है जहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। फाइल्स भी आपको यहीं मिलती है, आप बाकी जो हमारा डिस्कशन होता है उस सबके लिए मैं यहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं जिससे कि आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे जहाँ फाइल्स वगैरह मिलती है आपको और सभी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस भी की जाती है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी द हिंदू रिवीजन क्लास में वो सारी बातें हो गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपको कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं रही होगी। बाकी की बातें हम लोग करेंगे फिर अगली क्लास में। बाकी मिलिए मुझसे द हिंदू की क्लास में सुबह 9 बजे रोज, और ऐसे ही द हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छे जानने समझने के लिए जुड़े रहें मेरी यानी कुणाल कोटिया के साथ में। तो बस आज के लिए इतना ही। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा और सेशन को शेयर कीजिए जितने लोगों तक आप कर सकते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करके भी जरूर जाइएगा और बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।